सिर्फ मेरे को एक ना क्वेश्चन सॉल्व और कराना, ठीक है प्लीज। एक बार अभी मैं उस फाइल पे दोबारा नहीं जा रहा हूँ, अब मैं नेक्स्ट सेक्शन पे जा रहा हूँ। सर हमने ना नोट्स बनाने के बाद में क्वेश्चन कर दिया। अब छोड़ दे लाइन। आप सिर्फ जो भी आपने करा हुआ है मेरे कहने पे 5 लाइनें छोड़ दो बस, जिसमें मैंने ठीक है। लिखा। ठीक है। अब आइए अगला जरा हम आते हैं सेक्शन पे 193। ओ माय गॉड, 193 क्या है? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। क्या मुझे बता सकते हैं सिक्योरिटीज क्या होता है? नीचे रहना कोई है नहीं। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, आप मुझे बता सकते हो सिक्योरिटीज कौन से हो सकते हैं? कहने से डिबेंचर्स, कहने से बॉन्ड्स। इनके ऊपर अगर कोई इंटरेस्ट दे तो क्या उसको टीडीएस काटना होता है? जी हाँ, काटना होता है। ठीक है जी। आइए बड़े ही प्यार से देखिएगा। एनी पर्सन ही इज पेइंग व्हाट? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। पूरा फ्लो देखना, सारा अभी के अभी खत्म हो जाएगा। और किस चीज पे दे रहे हैं? नेशनल डिफेंस बॉन्ड। सर ये नाम याद रखने हैं? हाँ बेटे हाँ। तो क्या इस पे टीडीएस है? नहीं है। एनी पर्सन गिविंग इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी 7 ईयर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी फॉर इशू, क्या टीडीएस है? नहीं है सर जी। एनी पर्सन गिविंग इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी ऑन एनी सिक्योरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या उस पर टीडीएस है? नहीं है। नहीं है। लेकिन कुछ सिक्योरिटीज पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है उस पर टीडीएस है, तभी वो मैंने एक्सेप्शन में लिखा। लेट मी फर्स्ट टेल यू द क्राइटेरिया। ये पॉइंट नंबर ए है, ये पॉइंट नंबर बी है, ये पॉइंट नंबर सी, डी, ई, एफ ऐसे करके चल रहा है। और मैंने एकदम क्लियर लिखा है किस पे टीडीएस है किस पे नहीं है। तो सबसे पहले वाला किस पे नहीं है? नेशनल डिफेंस बॉन्ड्स। फिर एनएससी वाले पे नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पे टीडीएस नहीं है। आइए एक बार आगे चलते हैं। ऑन एनी सिक्योरिटी, बस आप किसको दे रहे हो इंटरेस्ट? टू एलआईसी और जीआईसी, तो इंटर तो टीडीएस नहीं है। ऑन डिबेंचर्स इशूड बाय पीएसयू, यहाँ पे वैसे पब्लिक सेक्टर कंपनी लिखा हुआ था, ये मैंने पीएसयू लिख दिया था, तो पब्लिक सेक्टर। मैं आपको लिखने का टाइम दूंगा, आप एक बार समझ लीजिएगा प्लीज। एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, उस पर टीडीएस नहीं है। अगर इसके अलावा कोई भी इंटरेस्ट है, देखो ये तो स्पेसिफिक बातें हो गई ना बच्चे। अब आपको पेपर में आएगा, आपको समझ आएगा भाई इन पे नहीं था। इसके अलावा कोई नाम आ गया, और अगर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी किसी भी पर्सन ने इंटरेस्ट दिया है, बॉन्ड्स है, एक प्राइवेट कंपनी है, वोट एवर, बट इफ द इंटरेस्ट इज अप टू 10,000 तो भी टीडीएस नहीं है। लेकिन अगर इंटरेस्ट अबाउट 10,000 टीडीएस है, कहने का मतलब ये है एक जनरलाइज बात में, अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज देता है और अगर वो 10,000 से ऊपर हो जाता है तो टीडीएस लगता है। व्हाट इज द रेट ऑफ टीडीएस? इट इज 10,000। किन किन केसेस में नहीं है वो मैंने आपके लिए सारे सारे लिखे। अब आप मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिए। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट हूं, मैंने आपको बॉन्ड्स इशू करे, मैंने सिक्योरिटीज इशू करी, आपसे पैसे लिए, आपको ब्याज दूंगा, क्या टीडीएस लगेगा? जनरल आंसर है नो। लेकिन कुछ 3 टाइप ऑफ बॉन्ड्स हैं जिनके ऊपर टीडीएस लगेगा। कौन से हैं आपको नाम याद रखने पड़ेंगे? 8% सेविंग बॉन्ड्स, 7.75 सेविंग बॉन्ड्स एंड फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स। इनके ऊपर टीडीएस लगेगा या नहीं लगेगा? बस एक कंडीशन और है, क्योंकि ये नाम याद रखने एक तो आपको, दूसरा इंटरेस्ट पेबल इज मोर देन 10,000। सो इफ आई टेल यू, जो सिक्योरिटीज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो हम पे टीडीएस नहीं है, पर सेंट्रल गवर्नमेंट की ही 3 सिक्योरिटीज है जिन पर टीडीएस है, जिनका ये नाम दिया होगा। बस एक और कंडीशन और है कि इंटरेस्ट अमाउंट किससे एक्सीड होना चाहिए? 10,000। ठीक है। और एक छोटी सी बात बोल दूं, चाहे ये वन टाइम हो चाहे ये एग्रीगेट हो, बोलने दीजिए ना मुझे। क्या आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? नाम याद रखना है टीडीएस में। एनएससी का नाम याद है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे नहीं है, बस इन 3 पर है। ठीक है। अगला पॉइंट थोड़ा सा अलग है। ये जो इंटरेस्ट है आप किसको दे रहे हैं? कीवर्ड क्या है बच्चे? यू आर पेइंग इट टू, कोई भी हो, प्राइवेट, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, जो मर्जी। लेकिन अगर आप एलआईसी और जीआईसी को इंटरेस्ट दे रहे हो तो क्या आपको टीडीएस काटने की जरूरत है? नहीं।
ऐसा आप कई जगहों पे देखेंगे, LIC और GIC को जब भी हम पेमेंट कर रहे होते हैं हमें नहीं काटना, क्योंकि ये भारत की ही सरकार की ही इंस्टीट्यूशन है। सरकार को इन पे भरोसा है कि ये तो अपनी इनकम बता ही देंगे, तो इन पे TDS मत काटो। दूसरा कारण ये, LIC का करोड़ों की इनकम है बेटे इंटरेस्ट की। तो कहती है यार हमारे पे छोड़ दो, और तुम्हारे कहने में हमने इतनी कंपनियों की स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है। ठीक है, कुछ तो याद रखो हमारे को। अगला क्या है बच्चे, अगर आप देखोगे ये वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, ये वाला आराम से बढ़ते, ऑन डिवेंचर्स विच आर इशूड बाय पब्लिक सेक्टर कंपनी, क्या उस पर TDS है? नहीं। या कोऑपरेटिव सोसाइटी या एज नोटिफाइड। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई करे ये दो बॉन्ड्स, इन पर भी नहीं है, और ये तो आपको आते ही हैं 54EC के। हालांकि बात ध्यान रखना, 54EC में एक दो नाम और भी थे, NHAI भी था, वो नहीं लिखे हैं आप, ये दो बॉन्ड्स ही। पेपर का लेवल बहुत खतरनाक बनने को बन जाता है। आप सोचो सारे 54EC के ना भाई, दो लिखे, पावर फाइनेंस और इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, तो इन पर TDS नहीं। इसके अलावा, नाउ दिस इज जनरल, इफ द इंटरेस्ट एक्सीड्स देन देयर इज TDS, इफ इंटरेस्ट डज नॉट एक्सीड देन देयर इज नो TDS। सेट है कहानी, रेट नहीं लिखा मैंने। एट द टाइम ऑफ क्रेडिट, एट द टाइम पेमेंट, इतना कुछ आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब मुझे बताइए, इसको नोट करेंगे या आगे बढ़ो? नोट करेंगे। कर लेंगे घर पर इसको? क्या करना चाहते हो, जैसा आप बोलो। अभी करेंगे। बोलता जाता, आज सुरेश जी की बात मानी जाएगी यार। सुरेश जी जो बोलेंगे आज वही होगा बच्चे। पूरा जब हो जाएगा ना, तो ये TDS का ही बना हुआ है, मैंने इसी में डाल दो एक साथ दे दूंगा। ये वाले दूंगा, तभी ये सही वाले। इस पर मैं मतलब वो मैं खुद ही बना रहा हूँ, और जो पुराने हैं वो ऐड कर रहा हूँ इमेजेस, जो नहीं है वो ऐड कर रहा हूँ। ये वाली फाइल में आपको पूरा मिल जाएगा, ये अलग से ही चल रहा है TDS की फाइल में। चलो रे आगे बढ़ो रे, फाइल भेज दूंगा रे। आगे बढ़े सुरेश जी, आगे बढ़े। ठीक, चलो। ओ बेटे देखो तो सही, नया सेक्शन कौन सा आ रहा है? पर सप्लाई एंड GST के भी नहीं भेजे थे नोट्स। हाँ जी। सप्लाई एंड GST के भी नोट्स नहीं भेजे थे, ठीक है, अभी वो भी तो रह वो रहे हैं, दिख गए थे लिखने मुझे, दो। इसी में ही है वो। आज ये दो फाइल आएगी, दोनों आएगी। मेरी बात बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। क्यों? क्योंकि ये पूछा गया है, 3-4 साल पहले ऐड हुआ है। अब आप ध्यान से सुनिए, आपको घर में कैश विड्रॉ करने के लिए अगर बोलते हैं तो आप कितना कैश विड्रॉ करते हो? अगर आपको मम्मी बोलेगी ले बेटे ATM ले तो विड्रॉ कर लो, क्या आपको बोलते हैं? राशिदा जी आपको बोलते हैं? नहीं बोलते? आपके घर वाले आपको पहचान चुके हैं बेटे? कोई बच्चा ऐसे जिनको ऐसे विड्रॉ करने को जाओ हाँ बोलते? सर, मुझे बोल देते वंदना हैं। जी कितने को विड्रॉ करते हो? हाँ जी, जितनी नीड होती, कितने करोड़ों की नीड चलती है तुम लोगों की? 10,000, 20,000, 23,000। आप सोचो, आप अगर विड्रॉ कर रहे हो और ATM की मशीन पे आ जाए TDS डिडक्ट हो गया, तुमने तो 10,000 डाले थे पर 9,800 आए, और लिखा रहा है विड्रॉल कंप्लीट ऑफ 10,000 TDS डिडक्ट। यही है सेक्शन 194N। इफ यू विल विड्रॉ मनी, you are not having any income, but you are withdrawing money, but TDS काट। आप बताइए ये कोई सर सही TDS बात? क्यों कटेगा? जब हमने कुछ कमाया ही नहीं तो टैक्स किस बात का? है जी? जब हमने अर्निंग ही नहीं करी तो टैक्स किस बात का? अर्निंग नहीं है ये, TDS ऑन कैश विड्रॉल। अच्छा, कहां से विड्रॉ, मैं नोट्स बनवा दूंगा, टेंशन मत लो आप। कहां से विड्रॉ कर रहे हो? या तो आप बैंक से कर रहे हैं, या कोऑपरेटिव सोसाइटी, या फिर पोस्ट। एवरी पर्सन बीइंग अ बैंकिंग कंपनी, बीइंग अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, बीइंग अ पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस से भी बच्चे अकाउंट होते, विड्रॉ करते हैं बच्चे। वेरी गुड। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम? क्या यहाँ पे मैं इनकम लिख रहा हूं या सम लिख रहा हूं?
आप अभी तक टीडीएस का, अगर इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, सो टीडीएस इज ऑन इनकम. यू आर अर्निंग सैलरी इनकम, यू आर अर्निंग इंटरेस्ट, यू आर अर्निंग डिविडेंड, यू आर अर्निंग प्रोफेशनल फीस, कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स. आप खुद देख लीजिए, अभी तक टीडीएस किस पे कट रहा था? इनकम. ये इनकम हो रही है क्या आप? नहीं, सरकार कह रही है हु इज पेइंग एनी सम, बहुत अच्छी बात है. बीइंग द अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट in cash exceeding how much? 1 crore during the breach. ना बात इतनी है, जो इंसान अगर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा विड्रॉ करता है वन टाइम या एग्रीगेट, तो कीवर्ड तो अंडरलाइन कर ही सकता हूं, अमाउंट और एग्रीगेट. इन कैश एक्सीडिंग हाउ मच? फ्रॉम वन और मोर अकाउंट. सर जी मेरे यस बैंक से मैंने 60 लाख निकाले, कालका जी वाले से, और मालवीय नगर से निकाले 60 लाख. यस बैंक मेंटेन्ड बाय सच रेसिपिएंट पर्सन. ना बात सुनिए, आप सब बच्चों का बैंक अकाउंट आई थिंक एक होगा. कौन से में बैंक है, जैसे प्रीजी आपका बैंक अकाउंट नहीं है, ओके. सुरेश जी आपका, एचडीएफसी से तूने 10 लाख करके विड्रॉ कर रहा है ये हर महीना, 10 लाख 10 लाख 10 लाख, टीडीएस कटेगा क्या? यस. एचडीएफसी में 12 ब्रांच में अकाउंट है इसका, कह रहा है किसी को पता नहीं लगेगा. पता लग जाएगा, लग जाएगा, क्योंकि एचडीएफसी बैंक के एक हैबिट है, ध्यान रखना, वो आपका नंबर डालते तो पता लग जाता. प्रैक्टिकली सोचिए बात को, प्रोविजन अपने आप याद हो जाता. सिंगल बैंक के सारे ब्रांचेस कोर ब्रांच सिस्टम फॉलो करते हैं. आप किसी भी बैंक अकाउंट में चले जाओ, आपकी डिटेल निकल जाएगी, आपका बैलेंस कितना. 60 लाख इसने एचडीएफसी से करा, 60 लाख एसबीआई से करा. अब पता लग जाएगा एसबीआई को? नहीं पता. कोई भी बैंक अपने दूसरे बैंक को डेटा नहीं दे रहा. So it is, you can say, bank wise limit. So you can say the limit of 1 crore, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि किसी को पता ही नहीं लग सकता ना वो चीज. पर बैंक हो गई This तो is, I'm not saying branch wise. It's not branch wise. Like in a single bank you have 10 branches, वो सबको पता लग जाएगा. तुम विड्रॉ करो, टीडीएस काट लेंगे. आपको पहले बस समझ आई. तो कितना विड्रॉ करने पे टीडीएस लगता है? 1 करोड़ से ज्यादा हो गया तो टीडीएस कट. क्या रेट पे कट जाएगा? 2%. पूरे के पूरे पे मान लो तुमने 1.5 करोड़ विड्रॉ करो, 1.5 करोड़ पे 2% या 50 लाख पे 2%, जितना भी एक्सीड होता है उस पर 2%. सुनते जाइएगा बात. पेपर में आएगा आपने विड्रॉ करा 70 लाख, टीडीएस लगेगा? नहीं. फिर दोबारा विड्रॉ करा 60 लाख, टीडीएस लगेगा? लगेगा. कितना अमाउंट? 1 करोड़ 30 लाख का 2%. 70 लाख पहले करा था, 60 लाख अब करा, टोटल विड्रॉल कितनी हो गई? 1 करोड़ 30, उसका 2%. समझ आ रहा है आपको? एग्जाम्पल भी आएगा भाई, डोंट वरी. हाँ जी, मैंने कुछ अलग, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, जो एक्सीडिंग है उसी को. हाँ हाँ 30 लाख, ठीक है. मैं कंफ्यूज कर रहा था आपको. हाँ नहीं नहीं 60 नहीं, जो ऊपर गया 30 लाख, 30 लाख पे 2%. पता नहीं लगता उनको. फिर से बोल एक बार. एक बार एसबीआई से निकाला है, स्टेट बैंक से निकाला एक साल में और एक्सीड हो गया 1 करोड़ से. नहीं पता लगेगा, नहीं लगेगा. प्रोवाइडेड टू स्पेसिफिक बैंक से ही 1 करोड़. वन और मोर अकाउंट्स ये सेम ही बैंक सेम सेम बैंक. सेम बैंक. लेकिन बच्चे जो इंसान अगर विड्रॉ कर रहा है वो कौन है बच्चे? कोऑपरेटिव सोसाइटी. आई एम नॉट सेइंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में विड्रॉ, जैसे आप विड्रॉ करते हो, मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी बोल रहा हूं. तो 1 करोड़ की लिमिट कितनी हो जाएगी? 3. कहने का मतलब है आप सबके लिमिट के लिए लिमिट 1 करोड़ है, कोऑपरेटिव बैंक के लिए कितनी है? 3 करोड़. यहां तक क्लियर है सबको? सुनते जाइएगा, बात बढ़ती जाएगी अभी.
आपने अभी तक ये पोर्शन सुना है? मैंने यहाँ पे सिर्फ बैंक लिखा, बट आपको समझ आ रहा है ना, यहाँ पे बैंक भी है, पोस्ट ऑफिस भी है और कोऑपरेटिव बैंक भी। यस सर। तुम अदर कैटेगरी में आते हो। अगर तुमने 1 करोड़ से ज्यादा विड्रॉ कर लिया तो टीडीएस 2%। कोऑपरेटिव बैंक अगर विड्रॉ करेगा तो किससे ज्यादा करेगा तो लगेगा, 3 करोड़ से ज्यादा करेगा तो 2%। आपको ये सेगमेंट क्लियर है? ये वाला सेगमेंट ना डिफॉल्टर का। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो पिछले 3 साल से ऑल द 3 इयर्स आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं भर रहे हो, यू आर अ डिफॉल्ट। और अगर आप ऐसे इंसान है तो भाई तेरा रेट बदल दूंगा मैं। अगर आप अदर हो तो 2% लगेगा। पहले कितने में लगता था? 1 करोड़ से ऊपर। अब क्या है? इफ इट एक्सीड्स 20 lakhs बट अप टू 1 करोड़। ओके, वो 1 करोड़ की लिमिट को नीचे ले आया, स्लैब बना दिया 20 से 1 करोड़। और उसके बाद 1 करोड़ से ऊपर तो 5%। 1 करोड़ से ऊपर 5। बंद करना है भाई, इधर ना गर्मी हो रही है। आई वुड सजेस्ट थोड़ा इधर इधर आ जाओ। तो यहाँ तक ना वो नहीं आ रहा। थोड़ी देर बंद कर देता हूँ, कई बार दिखता है अगर वो लगेगा। ठीक, बंद कर देते, ठीक है ना? बट एक बार दिखता है, बट क्या है कि इधर गर्म है तो इधर। सर जी अगर ये डिफॉल्टर है तो समझिए पहले जो 1 करोड़ से ऊपर 2% था, अब क्या हो गया बच्चे? हाँ। और सर जी 20 से उस पर 2%। सेट है कहानी? वही कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर डिफॉल्टर निकली तो 3 करोड़ से ऊपर पहले क्या था, अब 3 करोड़ से ऊपर क्या हो गया? हाँ। तो आप इतना तो कर ही सकते हो। ये वाला तो एज इट इज यही है ना? बाकी इन्होंने जमेला क्या डाल दिया, 20 लाख की एक लिमिट डाल, एक्सीडिंग 20 लाख अप टू 3 करोड़ रेट। और डिफॉल्टर उस इंसान को बोला जाता है। अभी कौन सा प्रीवियस ईयर चल रहा है बच्चे? आज क्या डेट है? आज 5th है। ओके, 5th of March। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। 5th of March के दिन अगर आपने 3 साल की रिटर्न ऑल 3, अगर इसमें से कोई भर दी होती तो आप डिफॉल्टर नहीं होते। कहने का मतलब क्या है बच्चे? फॉर ऑल द 3 फर्स्ट टाइम, यानी कि कॉन्जिक्यूटिव डिफॉल्ट फॉर 3 इयर्स। कौन से रिटर्न के लिए? कि जिस भी दिन आप विड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, तो जिसकी ड्यू डेट निकल चुकी, जिन रिटर्न्स की ड्यू डेट निकल चुकी है। क्या आप मुझे बता सकते हैं 24-25 की ड्यू डेट निकल चुकी है? 24-25 के रिटर्न कब भरते हैं आप? 31 जुलाई तो ये 25। तो ड्यू डेट निकल गई। हैव यू डिफॉल्टेड? यस। 25-26 की ड्यू डेट निकल गई है, साल ही चल रहा है। नहीं अभी निकला। तो ये वो एक साल है जिसकी ड्यू डेट निकल गई। इससे पहले वाले की भी निकल गई, इससे पहले वाले की भी। जिनकी ड्यू डेट निकल गई, और अगर आपने डिफॉल्ट, क्योंकि जिसकी ड्यू डेट निकली उसका डिफॉल्ट कैसे पता लगेगा मुझे? जैसे कि अगर मैं इसको अभी 5th of April कर दूं, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अभी क्या था ये? 5th of March 26। तो आपको ये साल सही लग रहे हैं। अगर 5th April 26 होता तो क्या मैं 25-26 लेता या नहीं लेता? विल आई चेक कि क्या उसकी रिटर्न की डेट निकल गई है? नहीं। क्योंकि उसकी ड्यू डेट निकली ही नहीं है ना बच्चे। 25 नहीं भाई, 24-25 की जाएगी 31 साल। नहीं, मैं मतलब 1 महीना आगे ही जा रहा हूँ और मैं उस हिसाब से सोच रहा हूँ। 24-25 की जाएगी 31 साल। नहीं, एक बार सुन, एक बार मान ले तू आज जिस दिन पर है, और तेरे को ये देखना है कि जो बंदा विड्रॉ कर रहा है वो डिफॉल्टर है कि नहीं है पिछले सालों का। तो क्या मेरा सबसे क्लोजेस्ट ईयर कौन सा हो गया? 25-26। बट हैज ही डिफॉल्टेड, बट द ड्यू डेट ही नहीं निकली उसकी। तो ये तो मैं सर कंसिडर ही नहीं करूंगा। तो मैं कौन से कंसिडर करूंगा अभी भी? प्रीसीडिंग ईयर्स। एग्जैक्टली, क्योंकि मुझे वो साल लेने हैं जिनकी ड्यू डेट निकल चुकी होती है। क्योंकि जिसकी ड्यू डेट ही नहीं निकली मैं उस पर डिफॉल्ट कैसे कंफर्म करूं?
मेक सेंस? क्लियर है बच्चे आपको? अगर आपको क्लियर है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपने सारी बातें समझ ली होंगी। सुनिएगा अभी, कुछ लोगों पे टीडीएस नहीं लग रहा। आप ही बता दीजिए पहला पॉइंट क्या लिखूं? गवर्नमेंट पे नहीं लग रहा। बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी। हालांकि आप बोलोगे सर कोऑपरेटिव सोसाइटी की तो लिमिट थी, लेकिन कोऑपरेटिव बहुत तरीके की होती है बच्चे। एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है, हजारों तरीके की होती है। तो कौन से कोऑपरेटिव सोसाइटी में नहीं लग रहा? इन द बिजनेस बैंकिंग ऑफ और पोस्ट बैंकिंग ऑफिस और पोस्ट अकाउंट। ऑफिस। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट अपने को कोई लेना देना नहीं है कौन है। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ अ बैंकिंग कंपनी कोऑपरेटिव एंगेज इन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन अकॉर्डेंस विद आरबीआई गाइडेंस। आपको नाम याद होने चाहिए, बात सिंपल सी। कीवर्ड क्या आपके लिए? बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। व्हाइट लेबल एटीएम, व्हाइट लेबल एटीएम होते हैं, रेड लेबल एटीएम होते हैं, ब्लू लेबल होते हैं, ऐसे बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं कि ये टीयर 1 टीयर 2 सिटीज के अंदर कैसे पैसा पहुंचाया जाए। मैं एसबीआई हूं, पता नहीं कौन से गांव में है कोई एटीएम, तो वो एटीएम की कंपनीज अलग होती है, दिखाएंगे कि एसबीआई का एटीएम पर कोई और ऑपरेट कर रहा होता है, जिनका काम ही यही है कि एसबीआई की रीच को बढ़ाना। तो वो बहुत पैसा विड्रॉ करके आगे जमा करते हैं। आपको सिर्फ इतना समझना है, नाम आपको पता होना चाहिए, व्हाइट लेबल एटीएम। कोई दिक्कत यहां तक? अगर आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो बहुत ही बढ़िया सवाल आ रहा है, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। मैं आपको 194 एनएस डन एंड इट इज इंपॉर्टेंट सेक्शन। अब मैं आपको एक चीज बोलना चाह रहा हूँ। हाँ जी मैम, जल्दी बोलूँ? हाँ जल्दी, 3 बजे है मैम। ठीक, ओके, ठीक है। अब एक बार देखिएगा, वो क्या बोल रहे हैं बच्चे? द पर्सन रेफर टू इन 1 to 4 of column 2 have been always filing their return of। कितने वालों का कह रहा है? 1 2, मतलब ये तो अच्छा इंसान है, ये भी अच्छा इंसान है, ये भी अच्छा इंसान है, ये भी अच्छा इंसान। 1 to 6 आंसर, 6 तक अच्छे इंसान। आगे क्या बोल रहे? द पर्सन मेंशन्ड इन 7 to 10 have not filed their return of income for the last 5 years। कहने से हमें तो 3 साल देखना होता है, तो इट इज कन्विंस्ड कि ये तो डिफॉल्टर ही है। डिटरमाइन the liability of deduction of tax under section 194(n) by the bank or a cooperative society in each of the following individual cases, assuming that this is the only withdrawal in 25-26 by the person referred in। बहुत आराम से हो जाएगा, बहुत ही प्यार से देखिएगा। Who is the person making withdrawal? मिस्टर हर्ष। कौन से बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं? एसबीआई। डेट ऑफ विड्रॉल 1/7। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ विड्रॉल? 1,10,00,000। ओ माय गॉड, क्या लगेगा या नहीं लगेगा? व्हाट इज द लिमिट? 1 करोड़। तो उससे ऊपर जो है 2%। समझ आ गया? वेरी गुड। अगला कैसे की? अगला एग्जैक्टली इसमें अब आपको थोड़ा सा क्या देखने की और जरूरत थी? जो विड्रॉ कर रहा है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, 3 करोड़ की लिमिट है। क्लियर है ना? अगला देखिए, वैभव जी पे। 2 करोड़ 10 पे तो 1 करोड़ 10 पे ही लगेगा ना? अगला बच्चे, वेरी गुड। अब ये सारे डिफॉल्टर हैं। डिफॉल्टर पे याद है वो 20 लाख से 1 करोड़ 2%, 1 करोड़ से ऊपर 5%, और ये कॉपरेटिव 20 लाख से 3 करोड़ 2%, 3 करोड़ से ऊपर 5%। भाई साहब ये रेट याद नहीं होते, घूम जाते हैं वो। आपका टेबल बढ़िया बनो, आपको याद हो गया। अब देखिएगा आगे, कटेगा नहीं।
नेक्स्ट सेक्शन इज 194Q। 194Q देखिएगा बच्चे, क्यों लग रहा है टीडीएस बच्चों बताओगे? बिकॉज यू आर व्हाट, आप क्या कर रहे हैं इसमें? यू आर परचेजिंग द गुड्स। लेट मी जस्ट टेल यू, अभी तक आप कोई ऐसा सेक्शन बता सकते हैं जिसमें गुड्स इन्वॉल्व? कोई ऐसा सेक्शन? इतने सारे टीडीएस के सेक्शन पढ़े आपने, कहीं गुड्स नहीं था जी? सारे सर्विसेज, और गुड्स बोले तो सिर्फ एक मूवेबल प्रॉपर्टी तो थी जिसमें 50 लाख से ऊपर था तो टीडीएस लग रहा था, सेक्शन 194 खाली थी। याद करिए इमोल प्रॉपर्टी में मैंने आपको कराया था 50 लाख से ऊपर अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू या कंसिडरेशन हो गई तो 1% टीडीएस काटना पड़ता। यस सर। याद आ रहा है? तो वो एक ऐसी बस टेंजिबल चीज थी जिसपे सरकार टीडीएस लाई थी, बाकी सब तो सर्विस कैटेगरी चल रही है। लेकिन सरकार ने बेटे अब गुड्स को भी नहीं छोड़ा। सरकार कहती है अगर तुमने परचेज करे गुड्स, किसको बोलती है? बायर को। बायर को बोलती है बायर तुमने गुड्स खरीदे, कितने रुपए से ऊपर अगर खरीदे तो भैया जिसको भी पैसे देगा टीडीएस काट लियो। आप सोचिए आप बाहर बर्गर खरीद रहे तो बर्गर 40 रुपए का, आप 4 रुपए का टीडीएस काट रहे हो, बट आप काट पाएंगे टीडीएस? नहीं। तो ये स्पेसिफाइड बायर्स हैं। बायर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम टू द रेजिडेंट फॉर परचेज ऑफ गुड्स। क्या इसमें आप अपने आप को देख पा रहे हैं? लग तो रहा होगा सिर्फ इतनी लाइनें देख के। आर यू अ बायर, एलिजिबल बायर इन दिस केस? नीचे मत पढ़िएगा। यस। फिर वो कह रहे हैं बायर मीन्स अ पर्सन हुज टोटल सेल्स ग्रॉस रेसिप्ट फ्रॉम बिजनेस exceeds 10 crores during the financial year immediately preceding the financial year in which you purchase the goods। आपने आज परचेज करा, मैं कह रहा हूँ टीडीएस है तेरे में 194Q। आप बोलोगे क्यों लगेगा सर, मेरी पिछले साल की सेल 10 करोड़ से ऊपर थोड़ा थी। तो ये सेक्शन किसके ऊपर लग रहा है? If in the preceding financial year you have a turnover exceeding 10 crores। पेमेंट किसको कर रहे हो? एनी रेजिडेंट को। व्हाट इज द रेट? जस्ट सी 0.1%। कितना कम परसेंट नहीं है ये? क्योंकि सरकार की इंटेंशन टीडीएस कलेक्ट करना नहीं है, सरकार की इंटेंशन है मेरे को ट्रांजैक्शन का ट्रैकिंग चाहिए। मैं आपको कोई सामान बेच रहा हूं, चुपचाप आपको सामान बेचता था, पैसे आते थे, मैं सरकार को बताऊं ना बताऊं मेरी मर्जी मेरी प्लानिंग। अब सरकार ने क्या कर दिया? बायर को भी पकड़, टीडीएस काट ली उसका। कितना परसेंट बच्चे? 0.1 एक्सीडिंग 50। अगर 70 लाख रुपए का सामान है तो 20 लाख पे लगेगा एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और एट द टाइम ऑफ पेमेंट विच एवर। नॉन एप्लीकेबिलिटी, अगर किसी और सेक्शन में टीडीएस कट रहा हो, या ये आपको समझ नहीं आएगा, बस आप जब अभी नोट्स बनाएंगे ना तो लिख ले, आधे घंटे बाद अभी समझ आ जाएगा। अदर पॉइंट का कुछ नहीं है, सस्पेंस का होता है। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, सस्पेंस ना आपको बहुत सारे सेक्शन से मिले। मान लीजिए मैंने आपको इंटरेस्ट देना, मैं एंट्री क्या डाल रहा हूं? इंटरेस्ट टू सस्पेंस। मतलब मैं लाइबिलिटी नहीं बना रहा, मैं लाइबिलिटी की जगह कौन सा अकाउंट यूज कर रहा हूं? क्योंकि टीडीएस क्या कहते हैं कि टीडीएस इज टू बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो मैं क्रेडिट क्या करता हूं? सस्पेंस। तो सरकार कहती है सुन ले भाई, अगर तूने सस्पेंस को भी क्रेडिट करा ना तो हम यही मान लेंगे कि तूने आगे जिस बंदे को पेमेंट करनी है उसी को क्रेडिट। देखिए आपने टीडीएस की बार बार ये लाइन देखी है ना बच्चे, दैट टीडीएस इज टू बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट और एट द टाइम ऑफ क्रेडिट। तो हम जब क्रेडिट बोलते थे किसको क्रेडिट करता था? जिसको मैंने पेमेंट करनी होती। याद करिए पहली क्लास, प्रोफेशनल का नाम क्रेडिट करा था। पर यस अगर मैं सर। उसका नाम क्रेडिट ना करके मैं सस्पेंस क्रेडिट कर दूं तो मैं बच जाऊंगा? सरकार ने बोला नहीं बचे। तो आपको ये लाइन ऑलमोस्ट हर सेक्शन में दिखेगी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि सस्पेंस को क्रेडिट करा तो भी उसे क्रेडिट ही बोला जाता। क्लियर है बच्चे? तो इसी के साथ आपका 194Q भी क्लियर है। आपको ये ध्यान रखना है 50 लाख से ऊपर, रेट ध्यान रखना है, एक्सीडिंग बाय। क्लियर है बच्चे? ओके।
जो जो रास्ते में आ रहा है मैं आपको करा रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है बच्चे, 206AA। मैं नहीं बोलूंगा कुछ भी, क्या आप ये रीड करके बता सकते हैं ये क्या बोल रहा है? क्या बच्चे? सर देख, मतलब जिसका ना टीडीएस का रिसिप्ट कटना है उसको अगर, मैंडेट हाँ मतलब पैन कार्ड जो है डिडक्टर को देना होता है। देखो, सपोज करो मैंने आपसे कोई प्रोफेशनल सर्विस ली, मैंने आपको पेमेंट करनी है, तो मेरे को टीडीएस काटना होगा। तो आपके हिसाब से क्या रेट था टीडीएस का जनरली 194J में? 10%। ठीक है, कोई भी सेक्शन हो, मान लीजिए एग्जाम्पल 10%। आप भाई मुझे पैन नंबर ही नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रहे? आप सोच रहे हो अगर मैं इसको पैन नहीं दूंगा तो मैं टीडीएस नहीं काटेगा। तो सरकार एक सेक्शन लेकर आई 206AA, जो कि ये कहता है कि जो भी इंसान whose receipts are subject to deduction of tax shall mandatory furnish the पैन, क्योंकि पैन नहीं होगा तो टीडीएस कैसे काटूंगा। और अगर आपने नहीं करा, फेलिंग विच डिडक्टर शेल डिडक्ट एट अ हायर ऑफ फॉलोइंग रेट, इन तीनों में से जो हायर होगा वो होगा। जैसे क्या हो गया, रेट प्रिस्क्राइब्ड इन द एक्ट। जैसे एग्जाम्पल के लिए कैन आई से 10% एग्जाम्पल के लिए, रेट्स मेंशन्ड इन द फाइनेंस एक्ट। बच्चे कभी कभी क्या होता है, बजट के अंदर भी कुछ सेक्शंस का एक्ट लिखा हो, रेट लिखा हो, तो आपको याद करके चलना है कि एक तो एक्ट हो गया और दूसरा क्या हो गया, फाइनेंस एक्ट, यानी कि बजट के अंदर अगर कोई रेट आए, और तीसरा क्या हो गया बच्चे, 20%। इन तीनों में से जो सबसे ज्यादा हायर होगा वो लिया जाएगा। मेरा आपसे सवाल, आप लॉटरी जीते, लॉटरी के लिए टीडीएस काटना है, आपसे मैं पैन नंबर मांग रहा हूं, आप पैन नंबर नहीं दे रहे, तो सबसे पहला रेट क्या निकलेगा, 30%। फाइनेंस एक्ट का कुछ है नहीं, इतने ज्यादा रेट नहीं है, और ये क्या हो जाएगा, तो 20% काट दूंगा आपका, हायर काटूंगा ना, तो 30 ही है उसमें। याद करिए कॉन्ट्रैक्टर की लिमिट, कॉन्ट्रैक्टर का ध्यान है आपको, 1 या 2% टीडीएस होता था, एक्ट में तो कुछ लिखा नहीं। अभी क्या हो गया, तो कितना परसेंट काटूंगा, 20% काटूंगा ना बच्चे। और आगे क्या लिख रहा है वो, बस आप ये ध्यान रखिएगा। अभी अभी आपने 194 क्यू पढ़ा, 194 क्यू का रेट क्या था, 0.1%। तो अगर वो बंदा पैन नंबर ना दे तो कितना काट लेंगे, 5%। 5। आपको ये बातें याद रखनी पड़ेंगी, इन्हीं में से कोई ना कोई पॉइंट, कोई ना कोई रेट, कोई ना कोई कहानी है। और इतना सारा आप याद नहीं कर सकते। अब वन टाइम रीड करने का मन होगा तो ठीक है, बट आपको इससे ज्यादा है जो आप नहीं कर सकते। बताइए, क्लियर है बच्चे? अगला बहुत ही आसान है भाई, जो आपका टीडीएस काट लेता हूँ वो आपकी इनकम ही तो होती है। आप 1 लाख रुपए की लॉटरी जीते, 30,000 का टैक्स काट लिया, आपके बैंक में 70,000, आपकी इनकम कितनी, 70,000 प्लस जो टीडीएस कटा, 1 लाख की इनकम। ये कौन सा सेक्शन बताता है, सेक्शन 190। क्लियर है? पढ़ लीजिए एक बार इसको आराम से। ये वाली लाइन नहीं समझ आएगी आपको, एम्प्लॉयर वाली, ये पॉइंट बचाओ। 198 सेक्शन क्लियर है? 199 कहते हैं जितना टीडीएस मिले कटेगा उतना क्रेडिट दे देंगे ना आपको। अब आपको कंप्यूटेशन पता है, टोटल इनकम निकाली, टैक्स निकाली, लेस टीडीएस, यू गेट द क्रेडिट ऑफ द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। यही बात लिखी हुई है, कोई रीड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सेक्शन लिख लेना कि हमें क्रेडिट मिलता है किस सेक्शन के हिसाब से, 199 के हिसाब से। चलो, अब आते हैं, खत्म होने वाले टीडीएस बस आपका।
टीडीएस, फिर टीसीएस शुरू होगा। आपको याद है हमने ये लिखे थे, मैंने जगह छुड़वाई थी। अभी जो सुनाई थी सैलरी में। नहीं नहीं मैडम, कहाँ छुड़वाई थी आपने जगह, ये बताना। मैंने जगह छुड़वाई थी कहाँ? रजिस्टर में। सर चैप्टर बताओ ना, चैप्टर। टीडीएस मैडम। सुनिए तो सही आप बात, क्लोजर हो रहा है, थोड़ा फोकस रखिएगा। पहली क्लास में बताया था आपको, पेमेंट होती है मंथली, रिटर्न जाती है क्वार्टरली। आओ जरा। हाँ सर, मिल गया। हाँ, पेमेंट ध्यान है आपको, मंथली होती थी। अभी सर ये भी अपडेट होगा। अभी तक आपको मंथली बता दी, कोई बात नहीं। आपने जो लिखा था वो बोल रहा हूँ, पेमेंट कैसे जाती है, मंथली। लेकिन मार्च की कब जाती थी, 30 मार्च, 30 अप्रैल। उसके बाद रिटर्न बोली थी। रिटर्न जाती कैसे बोला था, फ्रीक्वेंसी। क्वार्टरली 4 बार साल में। क्वार्टरली जाती, Q1, Q2, Q3, Q4। और हमेशा ड्यू डेट आप याद कैसे कर लेंगे, 1 महीने बाद होती थी। लेकिन आखिरी वाले की तो पेमेंट ही 1 महीने बाद थी, तो वो 2 महीने बाद। ये सारी बातें आपने लिखी हुई। फिर मैंने आपको बोला था कि जितना मैंने पहले बोला था मैं वो बता रहा हूँ, पेमेंट और आपको रिटर्न क्लियर है। फिर मैंने बोला था टीडीएस के सर्टिफिकेट जाते हैं, फॉर्म 16 है। 16 यस जाता है, जो सर। लोग नौकरी करते हैं उनको एक बार मिलता है। और एक बार कब मिलेगा, जब Q4 खत्म हो जाएगा, उसकी रिटर्न भर दी जाएगी, उसके आगे के 15 दिन। भाई साहब सिस्टम से बोला गई है बात। क्या आप मुझे बता सकते हैं नौकरी वालों को फॉर्म 16 कब मिलेगा, नौकरी वालों को फॉर्म 16 15/6 को। हाउ टू डिराइव दिस। 15 लास्ट 6 क्वार्टर कौन सा होता है, Q4। उसकी लास्ट डेट क्या होगी, 31 मार्च। क्वार्टर खत्म कब हो रहा है, 31 मार्च। पेमेंट डेट क्या होती है, 30 अप्रैल। रिटर्न डेट क्या होगी, 31 मई। मार्च। 31 मई से 15 दिन जोड़ो ना, हमेशा रिटर्न की ड्यू डेट से 15 दिन जोड़ोगे तो सर्टिफिकेट की डेट आती है। याद आ रहा है कुछ कुछ। ऐसे ही फॉर्म 16A अदर देन सैलरी होता है, प्रोफेशनल्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, वॉट। तो वो तो क्वार्टरली जाता है। तो Q1 की ड्यू डेट क्या आ जाएगी बच्चे, 15/8। मालूम है क्यों, Q1 की रिटर्न कब तक भरोगे, 31 जुलाई। फिर उसके बाद 31। समझ आ रही है, ये सारी बातें करी थी आपने। ऐसे कौन से सेक्शन करे जो इंडिविजुअल्स को टच कर गए, तुम इंडिविजुअल हो, तुम्हारे पे भी लग गया, कोई सेक्शन ऐसा याद है आप? ऐसे कौन से सेक्शंस थे जो आप बच्चों को भी टच कर गए थे, कौन से सेक्शन? रेंट वाला, 194 IP।
ठीक है, रेंट वाला था 194 I जिसमें अगर 50,000 से ऊपर का रेंट होता है तो टीडीएस कटता है, ठीक है, 2% टीडीएस कटता है, आखिरी महीने में कट जाता। और कोई सर आपको टच कर रहा, इमूवेबल प्रॉपर्टी 194 IA। अब बोलो सर हमें क्या टच कर रहा है? अरे बेटे बहुत सारी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी खरीदते हैं। तो मैं आपसे उन्हीं लोगों की बात करने जा रहा हूं। आप लोगों को भी तो पेमेंट करनी पड़ेगी। मान लो अगर मैं आज तुमसे घर खरीद रहा हूं, तुमको 70 लाख दे रहा हूं, तो मुझे टीडीएस कितना काटना है? 1%। बोलो तो 1% काटूंगा तो जमा करूंगा, कौन सी डेट तक जमा करूंगा? सुनते जाइए। तो पहली चीज आपके दिमाग में आएगा सर पेमेंट कैसे होगी। दूसरी बात, जब पेमेंट कर दूंगा तो सर रिटर्न क्या होगी। सो लेट मी टेल यू, जहां पे इंडिविजुअल इन्वॉल्व है उनकी पेमेंट और रिटर्न अलग अलग नहीं है, उनको एक ही बार एक ही फॉर्म भर के पेमेंट और रिटर्न जैसा चलता है, उसे क्या बोला जाता है? चालान कम स्टेटमेंट। ठीक है बच्चे, उनकी पेमेंट और रिटर्न अलग नहीं है, उनके लिए क्या है? चालान कम स्टेटमेंट। ना आगे सुन लो बात, मैंने आज खरीदा घर है जी, ओनली फॉर दीज 3 सेक्शन, मैं भी आ जाऊंगा सेक्शन। आगे सुन लो बात, सर जी मैंने आज घर खरीदा, कितने खरीदा? 70 लाख का। तो आपको पूरा 70 लाख दिया होगा? नहीं दिया होगा। कितना दिया होगा? 70 लाख का 1% काट लिया होगा। 1% कितना होता है? 70,000, 70,000। तो मैंने आपको 69,30,000 दिया होगा, 70,000 होल्ड कर लिया होगा। सरकार को कब देना है मैंने? ये कौन सा मंथ है? मार्च। मार्च के महीने में डिडक्शन करिए इसका मतलब, तो मेरे को 30 अप्रैल तक जमा करना है। चालान कम स्टेटमेंट कब तक देनी है? विद इन 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ ऑफ डिडक्शन। जब भी आपने डिडक्शन करी है उसके 30 दिन जोड़ दीजिएगा। और ये कहानी कौन से सेक्शन पे जा रही है? 194 IA। ओके, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉर्म? 26QB। 194 IB is 26QC। 194M is 26QD। ये वाला इमोल प्रॉपर्टी पे था, ये रेंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग था, और आपने अभी तक ये नहीं करा। 194M मैंने कराना है, तो छोड़िए ना अभी, बस आप नाम याद करके चलिए ना। क्या 194 IA, IB, IM, आपको सेक्शन याद होने चाहिए। IA वॉज इमोल प्रॉपर्टी, IB इज रेंट, M को याद करके चलिए। क्या ये जो तीनों सेक्शंस में जो पेमेंट हो रही है, इसकी पेमेंट अलग और रिटर्न अलग जा रही है या एक ही जा रही है? और उसको क्या बोला जा रहा है? चालान कम स्टेटमेंट। और कब दिया जा रहा है सरकार को पेमेंट और डिटेल? जिस भी महीने में डिडक्ट करा उसकी 30 तारीख। अब अगला सवाल, सर सर्टिफिकेट भी देने पड़ेंगे क्या हमें? हाँ बेटे हाँ, 16B, 16C, 16B। अभी तक मैंने आपको फॉर्म्स में लिखवाया था 16 और 16A। अब क्या आ गया जी? 16BCD, IA, IB, IC। और ये बेटे जब जब आपने वो जो भरी है ना चालान कम स्टेटमेंट, उसमें कितने दिन जोड़ दूं? 15 दिन। स्टैंडर्ड प्रोसीजर वही जो चल रहा था, सारे के सारे सर्टिफिकेट में 15 दिन जोड़े जाते थे। यहाँ पे भी बेटे चालान कम स्टेटमेंट की जब भी डेट है 15 दिन। यानी कि अगर मैंने आज आपसे प्रॉपर्टी खरीदी, मैंने आज आपको 70 लाख रुपए दिए, तो मैंने सरकार को कब जमा करने वाली डेट बताओ फटाफट। Exactly, so that is exact as 30th of April. But when I have to give you issue a certificate, सेट है कहानी। सर्टिफिकेट का तो याद रखो ना, जब भी स्टेटमेंट जा रही है, जब भी रिटर्न जा रही है, उसे 15 दिन जोड़ना है सर। ऑल क्लियर टिल हियर?
यस सर। वेरी 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 गुड। नोट कर लिया बच्चों ने ये? नहीं सर रुको। यहां तक क्लियर है सबको? आते हैं सेक्शन 194M। बहुत ही अच्छा सेक्शन है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, नया सेक्शन। नजीम आने जी बोलिए। हाँ जी, दोनों है बच्चे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही है। हाँ ठीक है, तो आपको याद है कि हम लोगों ने 194 जे करा था? उस जे को एक बार याद करते हैं एक बार। यस सर। उसमें लिखा था एनी पर्सन प्रोफेशनल वाला। इंडिविजुअल एचयूएल, याद है आपको? निकाल यस सर लीजिए अगर आपको मन कर रहा है। उसमें लिखा था एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और यानी कि इंडिविजुअल एचयूएल बाहर हो गए थे सारे, आप सब भी बाहर हो गए थे। लेकिन कौन इंक्लूड हो गया था? जिनका टर्नओवर 1 करोड़ या 50 लाख से एक्सीड करता है, और अगर वो किसी प्रोफेशनल को पेमेंट करते हैं, 50,000 लिमिट थी, तो उनको टीडीएस काटना है। तो बात ये है, आप सभी बच्चे क्या उस डिडक्टर की लिस्ट में आए या नहीं है? नहीं है। नहीं है, तो आपका 194 में स्वागत। यानी कि सरकार कह रही है भाई जो छूट गए ना, उनको 194 में पकड़ लूंगा। आप तो आए नहीं थे, आपका 194 में स्वागत हो जाएगा। आगे सुनते जाइएगा, पहले आप बात। एडयू जंक्शन अगर किसी फर्म को, किसी प्रोफेशनल को पेमेंट करता है टीडीएस काट लेते हैं। अच्छा, एडयू जंक्शन एनी पर्सन की लिस्ट में है या वो भी बाहर था? बाहर नहीं था, बिकॉज इट्स अ पार्टनरशिप फर्म, तो कभी बाहर हुआ ही नहीं, तो 194 जे में ही। यानी कि 194 एम में ना सिर्फ और सिर्फ कौन लोग आएंगे? इंडिविजुअल और, पहली बात, और कौन से जो वहां पकड़ में नहीं आ पाए। आप अभी सिर्फ 194 जे पे फोकस करिए ना। यानी कि अगर आज के टाइम पे आप किसी लॉयर को हायर करो और आपका कोई पर्सनल मैटर हो, और अगर आप उसे 1 लाख रुपए दे रहे हो, तो क्या आप 194 जे में है? बट मैं अगर आपको बोलूं, आप तो उस कैटेगरी में इंडिविजुअल ही नहीं है। इंडिविजुअल भी तो सिर्फ वही आता है ना जिसका नहीं है ना। टर्नओवर एक्सीड होता है। अगर मैं पहले डिडक्टर की बात करूं, सिर्फ तुम तो हो ही नहीं उसमें। क्यों? डिडक्टर की बात हो रही क्योंकि तुम पहले बाहर हुए और तुम तो इंक्लूड में आए ही नहीं हो। पर्सनल ऑफिशियल जो मर्जी मैटर हो तुम्हारा। यहां तक क्लियर है पहले?
तो आप मेरे को एक बात बताइए, अगर आप लॉयर को 1 लाख रुपए दे रहे हैं तो क्या 194 जे में आए? आप आए नहीं हो, आपको तो निकाला गया था और इंक्लूड में आप हो भी नहीं। आप पहले बाहर हुए उधर से, और क्या आपको एंट्री दी गई उसमें? नहीं। लेकिन आप किधर आ जाओगे? 194 एम में। दैट मीन्स इट इज टचिंग यू। यू डोंट हैव एनी बिजनेस। एंड सर अब 194 जैसे तो आपको बाहर निकाल दिया गया था, पर सरकार 194 एम में कह रही है तुम यार। कितने की पेमेंट करी थी आपने? 1 लाख की? बच गया। 2 लाख की करते तो बच जाते। लेकिन अगर तुमने 50 लाख से ऊपर की पेमेंट कर दी ना, तो तुम जिस भी प्रोफेशनल को पैसे दे रहे हो 2% लगेगा उस पर टीडीएस। वन टाइम टोटल एग्रीगेट। सुनते जाएगा एक बार बात, सेक्शन समझ जाएंगे आप तो आपको सारे वर्ड समझ आ जाएंगे। 194 एम में मैं उन लोगों को पकड़ रहा हूं जो पहले के सेक्शन में छूट गए, लेकिन कहीं मैक्सिमम जनता नाराज ना हो जाए, इस वजह से अमाउंट बहुत बड़ा रखा। कितना अमाउंट? 50। दूसरी बात, मैं एक बिजनेसमैन, सोल प्रोप्राइटर, मैं किसी प्रोफेशनल को, मैं ऑडिट की सर्विस के लिए किसी को पैसे दूं 4 लाख, मेरे पे कौन सा सेक्शन लगा हुआ? मेरी दुकान है, मुझे ऑडिट करानी, 4 लाख की पेमेंट को, क्या मैं 194 जे में हूं? इतनी जल्दी नहीं। नहीं। पहले मुझे बाहर करा गया, फिर देखा जाएगा मेरा टर्नओवर क्या है। अगर मेरा टर्नओवर एक्सीड हो गया तो मैं 194 जे में आ गया, और अब मेरे को टीडीएस काटना। और अगर टर्नओवर एक्सीड नहीं हुआ तो मैं 194 जे से बाहर, और मेरा कहाँ स्वागत कर दिया जाएगा? 194 एम में चेक करेंगे। पर क्या मुझे टीडीएस काटना होगा? क्योंकि मैं 4 लाख की पेमेंट कर रहा हूं तो मैं बच गया। अगर ये पेमेंट 4 करोड़ की होती ना तो मुझे टीडीएस काटना पड़ जाता। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? आगे सुनिएगा। मैं एक इंडिविजुअल हूँ, सोल प्रोपराइटर हूँ, बिजनेस करता हूँ, 1 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है मेरा पिछले साल। क्या मैं 194 जे में हूँ? इंडिविजुअल, बिजनेस करता हूँ, लास्ट ईयर टर्नओवर वाज 6 करोड़। Am I in the list of deductors? Yes. I am making payment to professional. क्या मुझे टीडीएस काटना है 194 जे में? Yes. But now I am saying कि ये जो पेमेंट है वो पर्सनल मैटर की है, तो 194 जे से मैं बाहर हो गया। मैंने आपको वहां पे पर्सनल लिखवा के कटा रखा था। आपको मैं बता रहा हूं ये लेवल आपको अटेन करना पड़ेगा। कर रखा है ना बाहर मैंने। तो जो भी अब फिर बच गया मैं 194 जे से, तो सरकार ने बोला यहां आ जाओ। यानी अगर उधर नहीं गए ना तो तुम किधर आ जाओगे? 194 एम के अंदर। और अब देखा जाएगा, अच्छा सर आप एक इंडिविजुअल हो, आपका टर्नओवर 6 करोड़, पर क्योंकि आपने पर्सनल मैटर में करी थी तो 194 जे में नहीं गया, तो आ जाओ 194 एम। अब बस एक सवाल पूछूंगा, सर पेमेंट कितनी करी आप? अगर तो पेमेंट 5 लाख है तो क्या टीडीएस काटना है 194 एम में? नहीं काटना। लेकिन अगर पेमेंट 70 लाख की हुई ना तो टीडीएस काटना पड़ जाएगा मुझे 194 एम में। 194 एम में वो इंडिविजुअल और एचयूएफ आते हैं अदर देन कवर्ड इन 194 सी जे एंड। इफ यू आर नॉट कवर्ड इन सी जे एच, you are covered in M. You have to deduct TDS 2%, 2%, 2%.
if the amount exceeds 50 लाख 50 lakhs। कोई दिक्कत यहां तक? सर यहां में क्या सेक्शन क्यों लिख रहा हूं उसके बारे में भी मैं बात नहीं करेंगे, राइट टाइम में बात करूँ। यानी कि इसके अंदर वो लोग आ रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखें प्लीज, वो इंडिविजुअल और एचयूएफ जिनका टर्नओवर डज नॉट एक्सीड, क्या ये बात करेक्ट है? इधर वो इंडिविजुअल आ जाएंगे, क्या वो आ जाएंगे? यस बोलो सर, ना, क्या बेटे, मैं बोलता रहूंगा क्या? यस सर आ आ रहे जाएंगे। हैं ना इनका वो इंडिविजुअल। और कौन से इंडिविजुअल आ सकते हैं? इनका पर्सनल था। लाइक इवन इफ योर टर्नओवर एक्सीड्स बट इफ दैट्स अ पर्सनल एक्सपेंडिचर, वो भी आ जाएंगे। टाइम क्या लिखा हुआ है? क्रेडिट और एट द टाइम पेमेंट विच एज अर्लियर, टाइम इज नॉट रिक्वायर्ड। कोई दिक्कत यहां तक? एक बार जरा आप ये टेबल समझ पाएंगे खुद से? मैंने ऐसे कुछ इंडिविजुअल की कैटेगरीज बनाई। ये टर्नओवर की बात कर रहे हैं ना सर? ये टर्नओवर जिसका 1,50,00,000 से ऊपर चला गया, 194। हाँ, ऑफिशियल पर्पज है तो 194 सी लग जाएगा, लेकिन अगर पर्सनल है तो 194 एम लग गया। ऐसा ही है ना सर? हाँ, एक बार अभी लगाओ, दिमाग लगाओ, एक बार बोलूंगा मैं। देखो, अगर तो तुम छोटे बिजनेसमैन हो, छोटे बिजनेसमैन हो और तुमने खर्चा कौन सा करे? ऑफिशियल। पर क्या तुम पे 194 सी, जे और एच लग जाएगा? नहीं, क्योंकि तुम तो उसके अंदर ही नहीं हो। इसका मतलब तुम पे तो ये लगेगा ही नहीं। लेकिन एक बात बताओ, क्या अगर ये नहीं लग रहा तो क्या 194 एम लग जाएगा? अच्छा, लग जाएगा, लेकिन पेमेंट प्रोवाइडेड द अमाउंट एक्सीड्स। यानी कि अगर ये छोटा है तो 194 एम तो लग जाएगा ना भैया। और अगर मैं बोलूं अभी भी छोटा बिजनेसमैन है बट द एक्सपेंसेस पर्सनल, 194, सेट है कहानी। बड़ा बिजनेसमैन, आई एम एन इंडिविजुअल डूइंग बिजनेस, टर्नओवर एक्सीड्स, और मैटर जो है वो ऑफिशियल है, तो 194 सी, जे, एच। लेकिन अगर मैं बड़ा बिजनेसमैन हूं और खर्चा पर्सनल है, तो पर्सनल से तो आप बाहर हो जाते हो। जैसी पर्सनल लिखा था वो लिखा हुआ था, मैं बाहर हो जाओगे। तो कौन सा लग जाएगा? सी की जगह कौन सा लग जाएगा? 194 एम। जे की जगह क्या लग जाएगा? एच की जगह मैंने कुछ नहीं लिखा, क्योंकि एच मैंने आपको लिखवाया भी नहीं, क्योंकि वो खर्चा चाहे पर्सनल हो चाहे ऑफिशियल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे कहने का मतलब है, आप अपने नोट्स में चाहे आपने 194 सी में लिखा है कि भाई पर्सनल खर्चा है, भर दो यहाँ से। 194 जे में पर्सनल लिखा है, भर दो यहाँ से। 194 एच में लिखा। अब 194 एच में आपका लिखने का मन है तो आप लिख दीजिए, इवन पर्सनल इज ऑल्सो कवर्ड। ना आप बात सुन लो फिर। इस लेवल का एनालिसिस अब आपको लग रहा होगा तो भाई नेक्स्ट लेवल क्लस्टर बन चुका है, ठीक है। बट आप समझिए, अब आप जब क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ आएगा बेस लेवल पे। मैंने आपको काफी डिटेल्ड बताया, तो आपको बस बेसिक लेवल पे समझ आता है। क्लियर है बच्चे? तो आइए सर जी, अब हम देखते हैं 194 एम का क्वेश्चन। खत्म, 194 एम खत्म। टीसीएस पे आ रहा हूँ, टीडीएस आपका खत्म। अभी मैं एक साथ ही भेज दूंगा ना, देखो। हाँ हाँ, अभी फाइल अभी आ रही है। वो तो अभी ठीक है मैम, वो खत्म होते होते तो टाइम लगता ही है, मतलब वैसे।
क्या मैं आपको पहले एक क्वेश्चन करा दूं या टीसीएस कराऊं? क्वेश्चन करा दो। आइए ना, टीसीएस सुनिए ना। सर क्वेश्चन, हाँ जी, क्वेश्चन करा दो। अरे बोल दूं फिर इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन ऐसे ना दिखा दूं। बस बेटे ये रह गया आपका और खत्म है बच्चे, फिर ये डेटा रह गया और फिर आपका टीडीएस टीसीएस खत्म है बच्चे। सर ये मत कराओ, क्वेश्चन करा दो। सर आप मेरी बात कभी सुनते नहीं हो, ये तो बहुत खराब। पहले मैं वन नोट को दूसरा यूज करता था तो उसी का यूज करता। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, ये मैं आपको एक एक सेक्शन वाइज अभी फोटो खिंचवा दूंगा। आइए अब जरा एक बार कवर करते हैं, एक बार साइकोलॉजिकली खत्म करते हैं टीडीएस को पहले। टीडीएस टीसीएस, भाई टीसीएस क्या होता है अभी? टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। और टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स क्या होता है बच्चे? वेरी गुड, ओवर हो गया आपका बच्चे। आधे घंटे में खत्म हो। आपको पता है बच्चे, मैं आपको बताता हूँ, मैं ना जब कार परचेज करी थी ना, हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड, जब मैंने कार परचेज करी थी तो गाड़ी की वैल्यू थी 12 लाख। फिर वो कह रहा था कि सनरूफ लगवाना है गाड़ी में, सनरूफ अलग से चार्जेस होते हैं। क्या बात कर रहा है ब्रो? विदाउट सनरूफ विद सनरूफ आती है। मॉडल हो गया ना। अलग से बाहर तो लगती है। काट के हाँ, मैंने बाहर से नहीं लगवाई, कंपनी से ही है। और आपको मालूम पड़ेगी। हाँ हाँ एग्जैक्टली, वो मॉडल बोला होगा ना उन्होंने यार। तो उसने बोला सनरूफ वाली लेनी है। मैंने कहा कितना फर्क पड़ेगा? कहते सनरूफ वाली 1 लाख महंगी थी। तो मैंने बोला नहीं, मुझे सनरूफ नहीं चाहिए। लेकिन आप मुझे बताइए, साथ में मैम बैठी थी वेटर, कह रही गाड़ी का मजा तो सनरूफ के साथ ही होता है। मुझे आज भी याद है सनरूफ का प्राइस था कुछ, मैंने कहा कि गोल्ड ले लेना, रहने तो सनरूफ का क्या करना है। ठीक है, लेकिन मैम ने बोला कि नहीं सनरूफ तो होना चाहिए। पर आपके हिसाब से सनरूफ होना चाहिए कार में या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए सर, होना चाहिए। होना चाहिए। तो मैंने कहा 12 लाख की गाड़ी थी, सनरूफ का 1 लाख, ठीक है। तो कह रहा सर ये एक्स शोरूम प्राइस है, अभी इसमें रोड टैक्स इंश्योरेंस लगेगी। मैंने कहा ठीक है, आप जोड़ के बताइए कितना हुआ, फाइनल बताइए। तो उसने बोला 14 लाख। मैं कहा ठीक है 14 लाख ले लो, 14 लाख। उसने कहा सर 1% और दीजिए। 14 लाख का 1% मतलब 1 लाख नहीं 14 लाख। 14,000। यानी कि 14 लाख रुपए तो दे रहा था मैं, मुझे लगा फाइनली पेमेंट हो गई, पर 14,000 और दे। कौन पे कर रहा है? ये बायर पे कर रहा है, सेलर पे कर रहा है? बायर। तो मैंने पूछा होंडा से कि क्यों, मतलब रोड टैक्स दे दिया मैंने आपको, पेमेंट कर दी, 14 लाख की गाड़ी है, कमाया आपने, आपकी 8 लाख की गाड़ी आपने 14 की बेची, प्रॉफिट आपने करा इस ट्रांजैक्शन में। तो उसने कहा सर जी आपको 14 लाख तो देना ही देना है सर जी, आपको 14 लाख में 1% और देना पड़ेगा, 14,000। 14 लाख 14। मैंने कहा क्यों? वो कह रहा दिस इज टीसीएस। मैंने कहा ये क्या होता है? मुझे तो पता था वैसे। ठीक है, तो उन्होंने बोला सर देखो आप गाड़ी खरीद रहे हो तो आप कमाते तो होगे। मैंने कहा नहीं, मैं तो रिबेट लेता हूँ। ठीक है, तो अगर आप कमाते हो तो सर आप तो रिटर्न भरते होगे, और रिटर्न भरते हो तो हमें सरकार ने बोला हुआ है कि जो भी इंसान 10 लाख से ऊपर की गाड़ी खरीदे
उसका 1% और ले लो भाई साहब, 14 लाख की गाड़ी है, 14,000 और ले लो। ठीक है, मैंने कहा बट ये टैक्स तो मैं अपनी इनकम में भर दूंगा ना। कह रहे सर कोई दिक्कत नहीं ना, हम आपके नाम पे जमा कर देते, आप जब रिटर्न भरोगे तो जैसे आप टीडीएस माइनस दिखाते हो, आपके वहां पे टीसीएस अपने आप आ जाएगा 14,000। गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट वो सारे लोगों को ट्रैक कर रही है जो कि गाड़ियां खरीद रहे हैं। 6 लाख की गाड़ी है, 10 लाख से ऊपर की गाड़ी, 10 लाख से ऊपर की गाड़ी। मैंने उसको बोला 1 मिनट रुक जाओ, मैं ये गाड़ी अपने फादर के नाम पे लेना चाहता हूं। तो ये जो गाड़ी मैंने ली फिर मैंने अपने फादर के नाम, मैंने कहा पापा आपके लिए की, तो आप मुझे बताइए पैन कार्ड किसका लगाओ, फादर का। तो फादर का पैन कार्ड लगा, पेमेंट मैंने कर दी, चाहे 14 लाख 14,000, पर 14,000 का क्रेडिट किसके पास आ जाएगा, फादर के पास। तो उनकी इनकम में से माइनस हो जाएगा। अगर इनकम सफिशिएंट है तो मुझे रिफंड मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट? टू ट्रैक द ट्रांजैक्शंस ऑफ कार्स। और अभी रिसेंटली सरकार ने बोला गाड़ियां तो देख ली, अगर तुमने रिस्ट वॉच खरीद ली, अगर तुमने एंटीक पीस खरीद लिया, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, कॉइन्स, स्टैम्प्स, यॉट, हेलीकॉप्टर, सनग्लासेस, बैग्स, शूज, गोल्फ किट, होम थिएटर, हॉर्स फॉर हॉर्स रेसिंग, अगर ये 10 लाख से ऊपर निकले ना तो टीसीएस कटेगा, जाओ खरीद लो उसको। कहने से स्निकर्स होते हैं बहुत महंगे महंगे भी होते हैं। ठीक है, आपने स्निकर्स खरीदे 14 लाख के, तो अब अगर आप खरीदेंगे तो टीसीएस लगेगा। मतलब मैं अगर आपको स्निकर्स बेच रहा हूँ 14 लाख के, तो मैं आपसे 14,14,000। क्या आपको ये बात समझ आई? मैं आपको भी स्पेसिफिक सेक्शन नहीं पढ़ा रहा था, मैं आपको टीसीएस का मतलब बता रहा था। टीसीएस के अंदर होता क्या है बच्चे, कि जो कस्टमर होता है, आई मीन आई एम द बायर, मैं इसको प्राइस दे रहा हूं 11 लाख, इंश्योरेंस आरटीओ 12 लाख, होंडा इज द सेलर। तो होंडा में से सिर्फ 12 लाख मांगेगा या उस पर टीसीएस भी ले लेगा? बोलिए ना। तो 12,000 का, और होंडा किधर जाके जमा कर देगा इसको? इनकम टैक्स गवर्नमेंट। कितने रुपए जमा कर देगा? 12,000। और आप मुझे बताइए, मेरे 26 एएस में दिख जाएगा ना बच्चे, 26 एएस में टीडीएस तो दिखता ही दिखता है, टीसीएस भी दिख जाएगा। क्या आपको टीसीएस का कॉन्सेप्ट समझ आया? इफ यू अंडरस्टैंड, दिस इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ टीडीएस। इस पूरी ट्रांजैक्शन में इनकम होंडा को हो रही थी। कायदे से बनता ये था कि मैं अगर उसको पैसा दे रहा हूं तो मैं टीडीएस काटूं और सरकार को जमा करूं। पर वो ये हाँ। कह रहे हैं कि नहीं नहीं, जो बायर आया है, बड़ा हैवी प्राइस खरीद कर आया है, तो इसको तुम जितने का भी बेच रहे हो 1% और लगा दो इसमें। आपको टीडीएस टीसीएस में फर्क समझ आया बच्चे? अगर आपको समझ आ गया तो ये जस्ट ऐसे ही नहीं, ये भी आपको देखने की जरूरत नहीं है। आइए अब हम टीसीएस में सबसे पहले देखते हैं 206 ऑन रोड प्राइस। और वो फर्दर और डिटेल्ड एनालिसिस होता है कि अब उसके अंदर में कौन से टैक्सेस ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, वो थोड़ी स्पेसिफिक बात होगी। डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द नोटिफिकेशन। मैं आपको सीधा आंसर कुछ नहीं दूंगा, भरोसा कर लोगे, रियलिटी है, आपको बहुत डिटेल करना पड़ेगा। समझ रहे? आइए बच्चे देखते हैं किन किन, हर चीज पे ना टीसीएस नहीं है बच्चों। जैसे हमने टीडीएस देख लिया, अब टीसीएस क्या क्या है, हर चीज पे नहीं है। टीसीएस क्या कहता है कि अगर एक सेलर क्या सामान बेच रहा है बायर को, नोटिफाइड गुड्स, तो मान लो मैं बेच रहा हूं कोई चीज 100 रुपए की, तो मैं उसे सिर्फ 100 रुपए लूं या 102 रुपए ले लूं? अब समझो ना। 102। देखो, मैं कोई सामान बेच रहा हूँ, ये बेच रहा हूँ मैं रिमोट, 500 का रिमोट। ठीक है, तो क्या तुम जब मुझे पैसे दोगे तुम काट के दोगे, या मैं तुमसे 500 प्लस टीसीएस? 500 प्लस टीसी। कितने रुपए हो जाएगा? 510 रुपये। सुरेश जी फोन ठीक है आपका? चलिए, किन किन चीजों पे आइए देखते हैं।
फर्स्ट क्या चीज है बच्चे? जी बोलो बेटे, बोलते टाइम मतलब भूल क्यों नहीं रहे? लिकर है सर, लिकर। तो मैं बिल्कुल भी नहीं बच्चे, आप सब आजकल की जनरेशन का ज्यादा आप लोग कंज्यूम करते हो। हाँ मतलब दो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। सो इजी एग्जांपल देंगे इसका कुछ आपको? ड्यू टू दैट इन्फ्लुएंस ही आपका फोन गिर रहा है। ठीक है, कौन सी क्या बोला आपने? इंद्री क्या होता है? क्या होता है वो? इंद्री क्या होता है? इंदिरा गांधी, वो तो इंदिरा गांधी पता है, इंद्री क्या होता है? हाँ? इंडियन ब्रांड है शायद। और कौन से नाम पता है आपको? बहुत सारे, कोई भी जो आपके मन में आ रहा हो। कौन सा? वॉल्केनो, रॉयल स्टैग, ये भी होती है क्या? प्री हाँ? अरे वापस करनी है उसको मैंने। हमें क्या पता है? आपको नहीं, और आपको पता है क्या है? संजय मेरे पीछे पड़ा हुआ है, सर मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो। उसमें डब्ल्यू लिखा हुआ है, मुझे नहीं बताता। अरे नहीं, ऐसे मतलब मेरे को तो ऐसे बनता दौड़ना है, ऐसे स्टूडेंट से नहीं बड़ी। मैं फोटो भेज दूंगा, ऐसे ग्रुप पे भेजना सही नहीं लगेगा, लेकिन मैं उसको अब रिजल्ट आएगा, वो आएगा तो उसको वापस करूंगा। ठीक है, तो भाई ऐसे थोड़ा है। मतलब अच्छा, तो अल्कोहलिक लिकर अगर आप परचेज करें तो कितने परसेंट है बच्चे? कितना परसेंट? 1%। 1%। आगे होता है बच्चे टेंडू लीव्स। ये क्या होता है बच्चे? ये भी ना वो कोई तुम पत्ते सर्च हैं? करोगे टेंडू लीव्स, तो वो मतलब इसमें निकोटीन और नशीली पदार्थ जो होते हैं वही सभी होता है। ठीक है, भांग। नहीं वो तो नहीं पता मुझे। ठीक है, तो टेंड्यूली आपको ना नाम याद रखने हैं बच्चे, है ना? और बताइए मुझे अगला क्या लिखा हुआ है? टिम्बर। टिम्बर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉरेस्ट लीज। अरे हमें क्या लेना देना भाई, क्या लीज और क्या चल रहा है, हमें नाम याद रखना है टिम्बर। और उसके साथ साथ में कुछ अमेंडमेंट आई है, एनी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस नॉट बीइंग टेंड्यू लीव्स। और भी कोई भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस होगा तो कितना टीसीएस कटेगा? 2%। टिम्बर ऑब्टेन्ड बाय एनी मोड अदर देन 3, मतलब फॉरेस्ट लीज ना हो, उसके अलावा क्या हो हमें क्या पता बेटे, क्या ग्रॉस लेवल पे चल रहा है। तो सर कितना इसमें रेट हो टिम्बर गया बच्चे? ऑप्टेन को 2% भी हो सकते थे। 2%। सुनिएगा एक बार, फिर ये वाला कट गई है कोई चीज, आपको कुछ नहीं देखना है इसको। स्क्रैप के ऊपर 1%, मिनरल कोल लिग्नाइट और आयरन ओर पे 1%। आपको ये सबके नाम और आपको रेट याद होने चाहिए। पहले आप मुझे बताइए, आपको समझ आ रही है ये बात? आगे सुनिए, यस सर। कोई भी टीसीएस नहीं लगेगा। क्या कंडीशन है? बायर क्या होना चाहिए? और बायर डिक्लेरेशन दे दे कि मैं इसको खरीद रहा हूँ, आई एम नॉट अ ट्रेडर, आई एम मैन्युफैक्चरर ऑफ सम। मतलब मैं बायर हूँ, तो भाई मैं खरीद रहा हूँ और मैं सीधा खरीदते बेचूंगा नहीं, मैं ट्रेडर नहीं हूँ, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ। तो टीसीएस प्रोविजन नहीं लगते। अभी कह सकते हैं टीसीएस प्रोविजन नहीं लगेंगे अगर ये जो बंदा बायर है वो मैन्युफैक्चरर है। मैंने छोटा सा एग्जांपल यहाँ बना रखा है। मिस्टर एक सेलर है, बहुत अच्छी बात है, उसने मिस्टर बी को बेचा, बहुत अच्छी बात है। बी कौन है? बायर। और क्या लिखा है? व्हाट इज हिज नेचर ऑफ बिजनेस? ट्रेडर। क्या टीसीएस लग जाएगा? लग जाए। लेकिन अगर ये मिस्टर बी जो है मैन्युफैक्चरर प्लस रेजिडेंट है तो नहीं टीसीएस लगेगा। लगेगा? नहीं लगेगा। नहीं वेरी लगेगा। वेरी वेरी गुड। 206C1 क्लियर है आपको? इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं जानना है, पूरी बातें लिखी हुई। 206C सबसेक्शन 1C, पार्किंग का लाइसेंस देना। भाई साहब आपको ग्रीन पार्क की पार्किंग दे रहा हूँ 500 करोड़ में, आपने कहा येलो सर पास, मैंने करूँ 500 करोड़ के साथ साथ टीसीएस भी दे, क्योंकि तू बायर है, आप बायर हो, आप कमाओगे
तो मैं आपको पहले से कुछ अमाउंट दूं। यानी कि अगर एक सेलर बायर को लाइसेंस देता है या लीज पे देता है कोई चीज, क्या चीज, पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, माइन और क्वेरी, तो कितने रेट पे टीसीएस लगेगा बच्चे? बस ये जो बायर है ये क्या होना चाहिए, पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं होनी चाहिए। हमें नहीं लेना देना कौन सी कंपनी आ रही है, क्या आ रही है, आपको नाम याद रखना, अदर देन पब्लिक सेक्टर कंपनी। और एक क्लैरिफिकेशन ये दी हुई है कि ये जो माइन और क्वेरी है ना, ये अदर देन मिनरल ऑयल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है। यानी कि मिनरल ऑयल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस पर टीसीएस नहीं। कोई दिक्कत यहां तक? आपको ये तीन नाम याद रखने पड़ेंगे, रेट याद रखना। तीन नाम कौन कौन से बताओगे बच्चे? पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, माइन और क्वेरी। व्हाट इज द रेट ऑफ टीसीएस? 2%। दो बायर परसेंट शुड नॉट बी पब्लिक सेक्टर ठीक अंडरटेक। सकता है। अंडरटेकिंग नहीं है सर, कंपनी है, फिर गलत में होता हो। हाँ ठीक। 206C1F अभी अभी करा हमने। यानी कि इफ आई सेल अ मोटर व्हीकल एक्सीडिंग व्हाट अमाउंट, 10 then I lakhs। have to deduct और collect TCS of 1%। सरकार ने पिछले साल लिखा था एनी अदर नोटिफाइड गुड्स, और अब वो नोटिफाइड गुड्स की लिस्ट आ चुकी। ऐसा कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं है फाइनल प्राइस पे। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? ये वाले नाम भी अब आपको क्लियर है ना? ठीक है, ये यस रीसेंट सर। अमेंडमेंट है, फर्स्ट टाइम बोल रहा हूं मैं ये चीज, ठीक है? तो ये नाम ध्यान रखना। आगे सुनिएगा। होंडा ने, अच्छा जैसे टीसीएस में होता था, कैन आई से एट द टाइम ऑफ पेमेंट और एट द टाइम ऑफ क्रेडिट विच वाज अर्लियर। अब आप सोचिए कि व्हाट इज द टाइम ऑफ कलेक्शन ऑफ टीसीएस, एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट और एट द टाइम ऑफ डेबिट, बिकॉज आई मेक यू माय डेटर, आई एम सेलिंग यू अ कार, डेबिट और आई रिसिप्ट मेक यू डेटर, अर्लियर। आप समझ रहे हो क्या मतलब हुआ इसका? टीसीएस इज टू बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ डेबिट और एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट विच एवर इज। होंडा ने गाड़ी बेची 13 लाख की। बायर जो है ना बच्चे, मैन्युफैक्चरर डीलर नहीं होने चाहिए, उनके ऊपर नहीं है टीसीएस, आम इंसान है, तुम सब लोग हो। ये जो 206C1F है ना, भाई साहब 500 गाड़ियां खरीदता हूं मैं 15-15 लाख की, तो जिससे मैं खरीद रहा हूं, मैं बायर हूं, तो मेरे से टीसीएस मांगेगा? नहीं, इट इज नॉट ऑन होलसेलर्स, ट्रेडर्स, डीलर्स, नो, इट इज ऑन रिटेलर्स। आप इंडिविजुअल हो, फैमिली के साथ जा रहे हो, गाड़ी खरीद रहे हो, फोटो खिंचा रहे हो, टीसीएस लगेगा। ट्रेडर पे नहीं है जी, गवर्नमेंट पे नहीं है जी, एम्बेसीज पे नहीं है जी, कॉन्सुलेट्स पे नहीं है जी, मैन्युफैक्चरर टू डीलर, डीलर टू नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किस पर है? रिटेल सेल्स। क्या आपको यहां तक क्लियर है? अगर आपको यहां यस तक क्लियर है तो आइए बच्चे, लास्ट सेगमेंट रह गया बस हमारा। आपका एक दिमाग, हाँ जी, बहुत बड़ा है सर ये। टेटर बनाना। मैं तेरे को गाड़ी भेज रहा हूँ तो पैसे नहीं, टेटर तो बनाऊंगा ना तेरे को। आपने अभी अभी 194 क्यों करा था? कि अगर आप कुछ खरीदते हो तो जो बंदा खरीद रहा है वो जब पेमेंट करेगा तो 0.1% टीडीएस काट लेगा। अगर तुम स्क्रैप खरीद रहे होते तो एक ही ट्रांजैक्शन पे दो चीजें लग रही है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? देयर इज इंटरसेक्शन। भाई साहब 10 यूनिट्स खरीद रहा हूं मैं, कितने की? 6 करोड़ की। मैं कह रहा हूँ भाई, क्योंकि मेरा टर्नओवर पिछले साल 10 करोड़ से ज्यादा है, मैं 6 करोड़ की खरीद रहा हूं, तो मैं जब तेरे को पेमेंट करूंगा तो मैं टीडीएस काटूंगा 0.1 अंडर सेक्शन 194 क्यू। और वो बंदा बोल रहा है कि 206C1 के हिसाब से तेरे को तूने मेरे को जो पैसे देने हैं साथ में टीस, एक ही ट्रांजेक्शन पे दोनों लग रहे हैं। एंड इट कैन बी विद द कार्स ऑल्सो। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं?
तो सरकार ये कहती है कि जब भी टीडीएस और टीसीएस के बीच में क्लैशिंग होगी तो टीडीएस जीत जाएगा, यानी कि टीडीएस कौन से सेक्शन में कटेगा, 194 क्यू, टीडीएस विल प्रिवेल। ये और भी डेडली कॉम्बिनेशन बन चुके थे, अब इन्होंने हटा दिए मॉड्यूल से, बहुत अच्छा करा। और भी गहरी बातें जा सकती थी, लेकिन अब थोड़ा सा रिड्यूस करा इन्होंने, तो मैं आपको सिर्फ उतना लिमिटेड ही बता रहा हूँ। क्या आप में से कोई बच्चे को पता है अगर आपको बाहर जाना है तो आप रुपीस लेके जाएंगे या डॉलर लेके जाएंगे? यानी कि लेट सपोज आप कोई बाहर किसी कंट्री में घूमना चाहते हैं, डॉलर ही लेट जाएंगे। सपोज दुबई, क्या आप जाना चाहेंगे? अभी नहीं, हाँ, अभी तो नहीं। का प्लान बन रहा था बच्चों हमारा, एडू जंक्शन लेके जा रहा था दुबई सब, तो आप बच्चे मतलब, हाँ, दुबई का था या ईरान का भी बोलोगे तो एक बार बात करता हूँ एक बार। हाँ? सर इजराइल की ही बात कर लो। टिकट कराओ, हम फिर देखते हैं। हाँ? आप टिकट तो कराओ, पैसा उड़ा रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपको बाहर जाना है तो आप रुपीस लेके जाओगे, डॉलर लेके जाओगे। और बाहर अगर आपको जाना है तो आप घूमने जा रहे हो, और क्या पर्पस होता है, व्हाई वी नीड टू पे समटाइम्स इन डॉलर्स टू आउटसाइड सम। सर कुछ बिजनेस पर्पज के लिए जा रहे हैं, हाँ जी, कुछ बिजनेस पर्पज के लिए जा रहे हैं। बिजनेस पर्पस बोल लो, मैं कुछ मेन मेन पर्पस बोलूंगा। ओवरसीज टूर पैकेज तो आप समझते हो ना, घूमने जा रहे हैं। हम्म। जैसे डीपॉल्स है, अगर आपने नाम सुने डीपॉल्स, जो कि पूरा पैकेज करवा के देता है आपको कि आपकी फ्लाइट ही होगी, रहने का ये है, आपके खर्चों का ये है, दैट्स कॉल्ड ओवरसीज टूर पैकेज। लेट मी जस्ट टेल यू, मैं आपको एक नोटिफिकेशन के थ्रू बता रहा हूँ, सुनिएगा एक बार ध्यान से। आपको डॉलर चाहिए, डॉलर कहाँ से मिलेंगे वो आपको? बैंक से मिल जाएंगे, एक्सचेंज हाउस, एक्सचेंज जो बोलते हैं एक्सचेंज, आगे क्या बोलते हैं पता नहीं। हाँ जी, मनी एक्सचेंज। मेडिकल पर्पस के लिए हो सकता है लेना हो, या हो सकता है एजुकेशन के लिए। सर सिर्फ तीन थोड़ा ना होते हैं कि घूमने जा रहे हैं, मेडिकल है, एजुकेशन है। हाँ तो बेटे बाकी अदर्स में डाल दिए ना मैंने। अब तू वहां से सामान खरीद रहा है, सर्विस ले रहा है, तेरे को उसके लिए डॉलर चाहिए, जो करना कर ले, वो अदर कैटेगरी। पहले यहां तक समझ आया आपको? अब सवाल ये है, मान लो आपको डॉलर्स चाहिए 20 लाख रुपए के, कैन यू कैलकुलेट 20 लाख डिवाइडेड बाय, अभी डॉलर का रेट क्या चल रहा है मालूम है आपको? 90 कर दीजिएगा एक बार, 20 लाख डिवाइडेड बाय 90, 20 लाख डिवाइडेड बाय 100 करो ना सीधा, 20,000 हो गया ना। 20,000। आपको 20,000 डॉलर चाहिए, क्यों? बाहर घूमने जा रहे हो, ठीक है। तो कितने पैसे लेके जाओगे पॉकेट में, कैश कितना, मनी एक्सचेंजर के पास? 20 लाख। आप उसको 20 लाख दोगे, वो आपको कितने डॉलर दे देगा? 40। अपनी कमीशन वो साथ अलग रखेगा ही, उसके ऊपर बात नहीं करूंगा, अलग से जो देगा, पर वो बोलेगा भाई इसके ऊपर टीसीएस लगेगा। अब क्या बात कर रहा है? इफ यू गो टू अ मनी एक्सचेंजर, और अगर आप पैसा एक्सचेंज करते हैं, तो वो आपसे जो करेंसी एक्सचेंज कर रहा है, उसने 20,000 डॉलर दिए, आपने उसके बदले उसको क्या दिया बच्चे? 20 लाख। मैं आपसे 20 लाख के साथ साथ कुछ 50-60 हजार और, वो जो मैं पैसा ले रहा हूँ उसको क्या बोल रहा हूँ मैं? टीसी। कमीशन। अब आप ध्यान से सुनिएगा, छोटी सी बात पहले, एक ऑथराइज डीलर है, ही इज अ सेलर, आप एक बायर है, बायर नीड्स डॉलर, मैंने नीचे लिखा हुआ, कितने डॉलर चाहिए आपको? 2,000 डॉलर। सेलर ने आपको 2,000 डॉलर दे दी, आपने उसके बदले उसको 1 लाख दिया, क्योंकि 1 डॉलर का रेट क्या लिखा है मैंने? 50 रुपए। लेकिन आपको 1 लाख के साथ साथ टीसीएस भी देना पड़े। अब सवाल ये है, क्या रेट, क्या कहानी, क्या चीज, पहले आपको ये समझ आया? इस स्कीम को बोला जाता है, जब आप बुक पढ़ेंगे तो एलआरएस स्कीम, दैट इज लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम ऑफ आरबीआई। हमें कुछ लेना देना नहीं है, नाम परसों लिखा ही तो है। पढ़ाया था सर तुझे सर हाँ ने, जी, परसों ही पढ़ाया तुझे सर ने ये।
कि अच्छा 1.5 लाख से ऊपर होते हैं तो अप्रूवल लेनी पड़ती है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? एक चीज क्लैरिटी दे दूं, आप यहां से यूएस से जा रहे हैं, 10 लोग जा रहे हो फैमिली के, टिकट बुक कर रहे हो, डॉलर में पेमेंट कर रहे हो, दैट्स नॉट अ टूर पैकेज। आप सिर्फ ऑनलाइन जाके होटल बुक कर रहे हैं, यू आर पेइंग 8 lakhs, दैट्स नॉट अ टूर पैकेज। टूर पैकेज होता है एक ऐसे बंदे के पास जाना जो आपकी टिकट्स भी अरेंज करे, जो फ्लाइट भी अरेंज कर रहा है, एकोमोडेशन भी वो कर रहा है, दैट्स कॉल्ड अ टूर पैकेज। आगे सुनिए, एक इंसान को डॉलर चाहिए, उसके मैंने मोटा मोटी 4 कारण बनाए। एक है घूमने जा रहे हैं जी, तो जब आप घूमने जाते हो तो आपने किससे पैकेज लिया है? ओवरसीज टूर पैकेज, ऐसे बोलते हैं, ठीक है, होते हैं। एक बहुत ही फेमस है डीपॉल्स, ठीक है, आप उनको बोलेंगे कि मुझे 4 कंट्रीज कवर करनी है, वो आपका एक पैकेज बना कर देंगे, ठीक है। ओवरसीज टूर पैकेज अगर है, तो अगर तो तुम उसकी वजह से जो डॉलर्स में कन्वर्जन करा रहे हो, ठीक है, तो अप टू 10 lakhs है, तुम्हारी जेब में 10 लाख, तुमने उसको दिए ये लो डॉलर दे दो, तो वो कितने परसेंट टीसीएस और लेगा तुमसे? 5। सरकार का मानना है घूमने जा रहा है तो माफ नहीं करेंगे। आपकी बुक में हो सकता है अगर किसी की पुरानी है तो 7 lakhs होगी, चेंज होगी 10 लाख। 10 लाख तक कितना परसेंट है बच्चे? और 10 लाख से ऊपर हो गया तो मेरा आपसे सवाल, 20। आप 40 लाख रुपए कन्वर्ट करा रहे हैं, 40 लाख। कैन यू टेल मी द अमाउंट ऑफ टीसीएस ओवरसीज टूर पैकेज विल चार्ज? तुम 40 लाख दोगे, उसके मैं डॉलर में तो कन्वर्ट करके दे दूंगा, अब स्लैब के हिसाब से लगेगी। 10 लाख 10 लाख पे 5, 30 लाख पे 20। समझ आया आपको क्या है? ओवरसीज टूर पैकेज पे घूमने जा रहे हो, कोई रियायत नहीं है। 10 लाख तक करोगे तो 5, 10 से ऊपर होगा तो 20। सर जी एजुकेशन लोन चाहिए, यानी कि बच्चे की फीस जमा करनी है यूनिवर्सिटी के बाद, उनको फोन करके क्या बोलूं, कैश जमा करा दूं? जो हमारे जो कार्ड्स भी होते हैं वो ट्रांसफर अगर करते हैं तो कैश टू कैश करते हैं, देयर आर मेनी फैंसी कार्ड जो डॉलर कार्ड्स अलग आते हैं। तो बेसिकली मुझे डॉलर्स चाहिए थे, तो यानी कि पर्पस क्या है? एजुकेशन पर्पस है आउटसाइड इंडिया, या फिर मेडिकल पर्पस। अब आप समझिएगा, चाहे एजुकेशन हो चाहे मेडिकल हो, इफ इट इज अप टू 10 लाख, नो, मजबूरी है जी। एजुकेशन और मेडिकल को मैं ऐसे नहीं बोल सकता कुछ रियायत देनी, ठीक है जी। और अगर साथ में ही चला लेते हैं, कोई और पर्पस भी हो, तो अप टू 10 लाख पे क्या है? यानी कि सिर्फ और सिर्फ ओवरसीज टूर पैकेज को पकड़ा जा रहा है 10 लाख के अंदर अंदर पे। अगर मैं एक स्लैब बनाऊं अप टू 10 लाख, तो सिर्फ ओवरसीज वाले को ही तो पकड़ा गया। क्यों, यही है ना बच्चे बात? बोलिए ना सर। एक बार फिर एजुकेशन पे आ जाते हैं, अप टू 10 लाख नेल, अबव 10 लाख। अब देखना पड़ेगा मेडिकल है या एजुकेशन। अगर मेडिकल है तो कितना परसेंट? 5%। एजुकेशन है तो कितना? 5%। लेकिन अगर आपने लोन की वजह से लिया, आपको एक कीवर्ड मिलेंगे पेपर में कि मेरे को ये डॉलर चाहिए लोन की रीपेमेंट करनी, एक होता है स्कूल की फीस देनी, एक होता है लोन की रीपेमेंट करनी। मेरे को डॉलर चाहिए बिकॉज लोन फॉर एजुकेशन फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो भैया निल है, निल। पहले यहां पे कुछ परसेंट था, ये भी अपडेट हो गया निल। ले दे के बात इतनी है, अगर तुम एजुकेशन वाला समझ पाए, अप टू 10 लाख पे तो निल है, अबव 10 लाख पे अगर लोन है तो निल, नहीं है तो 5%। मेडिकल वाला अप टू 10 लाख निल, अबव 10 लाख
5%। सेट है कहानी, अभी समराइज कर दूं। अदर वाले में अप टू 10 लाख, above 10 लाख, जस्ट लाइक मेडिकल, और उस पे तो 5-5 ही जा रहा है। इवन इफ द अमाउंट इज एक्सीडिंग, स्टिल 5% जा रहा है। क्या आपको यहाँ तक क्लियर है? तो आप मुझे बताइए, मैं एक बार अगर आपको समराइज करूं। अप टू 10 लाख की बात करते हैं सर, अप टू 10 लाख। मेडिकल निल, एजुकेशन अदर्स निल, ओवरसीज टूर पैकेज 5%। क्लियर है? अबव 10 लाख की बात करता हूं। मेडिकल 5%, अदर्स 20%, और ओवरसीज 20%। एजुकेशन में 2 बार, लोन है या लोन नहीं। लोन है तो निल, नहीं है तो 5%। ये इजी नहीं है लैंग्वेज में, और उसमें आप देखोगे ये ड्रिल डाउन कॉन्सेप्ट है और आपको इतना ही समझना होगा। समझ रहे हो? 1-2 बातें बोलूंगा बस, खत्म है बच्चों से। सर जी अगर मैंने 6 लाख एजुकेशन लिया, फिर 6 लाख मेडिकल लिया, 6 लाख अदर्स है, तो क्या हर किसी की लिमिट 10-10 लाख है? आंसर इज नो। ये आपके बुक में एग्रीगेट। सर्कुलर दिख जाएंगे आपको, तो आपको समझना है, मैं ओरली बोलूंगा, ये इधर नहीं लिखे। ठीक है? यानी कि सर आई नीड 6 लाख फॉरेन एक्सचेंज, फॉर मेडिकल 6 लाख, फॉर एजुकेशन 6 लाख, फॉर अदर 6 लाख, फॉर ओवरसीज। तो क्या सबके लिए 10 लाख अलग लिमिट है? नहीं जी, टोटल स्कीम है जी। पहले 6 लाख जो भी तुमने लिए होंगे माफ हो रहे होंगे तो अच्छी बात है, मान लो इसमें है तो। मान लो अदर के 6 लाख, पहले 6 लाख यहाँ गए, कुछ लगेगा? नहीं लगेगा। अगले 6 लाख भी यही के हैं। पहले 4 पे तो नहीं लगा, अगले 2 पे 20%। आप समझ रहे हो ना? फिर मेडिकल के 6 लाख, अब कोई रियायत थोड़ा ना बची है, 10 लाख वन टाइम मिल रहा है आपको बस। मेडिकल का अगर 6 लाख है तो 6 लाख का 5% लगाना पड़ेगा। लेकिन बस आप ये देखेंगे बॉक्स बना रखे कुछ। ओवरसीज की अलग 10 लाख है, इसकी अदर्स प्लस मतलब मेडिकल और ये अलग है। हाँ। टूर पैकेज 8 लाख और मेडिकल 8 लाख, तो बच गया। मतलब आई मीन टूर वाले पे तो लगेगा, पर वो अलग अलग लिमिट है, इसलिए आप वो बॉक्स को भी ध्यान रखिएगा। इस बॉक्स को मैंने बनाया हुआ सेपरेट 10 लाख, और इस बॉक्स को मैंने बनाया हुआ है सेपरेट। क्या यहाँ तक सही बच्चों को क्लियर? यस इनिशियल सर। 6 लाख जो तेरे होंगे, अगर ये पूरी कैटेगरी का 10 लाख है, तो तूने जो भी पहले लिया वो कंज्यूम हो जाएगा। पहले वाला, बाकी वाले। बताइए, क्लियर है बच्चे? वेरी 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 गुड। क्या आप 2-4% रह गया सुनना चाहते हैं? नहीं, पहले तो क्वेश्चन नहीं कराया था। सर आप ही स्क्रीनशॉट लेके डालो, ये हमसे नहीं आएगा। सर आप सुन रहे हो मेरी बात? मैं एक बार ना ये टेलीग्राम पे भेजता हूँ, मुझे बताना क्लियर आ रहा है। पहले मैं टेलीग्राम पे भेजता हूँ और एक बार चेक करके बताओ क्या क्लियर आ रहा है। और बस अब मैंने आपको ना क्वेश्चंस दिखाने हैं। 1 मिनट बच्चे, और आपने टीडीएस को भी कर ही लिया है, छा गए बेटे, आप छा गए। आपको आइडिया नहीं है कितना हैवी पढ़ाई करी है आप बच्चों। So is there any doubts? No, no study, no doubts. उस दिन तुम लोग बहुत लेट गए होली के बाद, चले गए थे?
क्या है? हाँ, एक बार देखना फाइल खुली क्या? क्लियर है? हाँ मैं वो तो भेजता हूँ, इसमें ये वाली फाइल का मेल है, वो तो एज इट इज आ जाएगी, जो कभी हो। ये चलो सही। जब जूम कर रहे हो तो वो हो रहा है ना क्लियर, मतलब वो देखो। वेरी सर इसमें सिर्फ वेरी। टीसीएस की टीडीएस भी है। अरे मैडम, इसका सिर्फ आप टीसीएस पकड़ना, बाकी सारे मैंने आपको एक फाइल अभी भेज रहा हूँ, उसमें सब है। समझ रही हो? भेजो भेजो। आकांक्षा जी, नंबर तो बहुत अच्छा लाई हो तुम। सर मत बोलो, मेरे को बहुत खराब लगे नंबर। अकाउंट्स एक्सपर्ट थे आप तो, मेरे को तो लगा था कि अकाउंट्स की मतलब। बात कर रहे हो ना आप? हाँ जी। सर पता है, वो क्वेश्चन आपकी बुक के थे ना, डायरेक्ट। तो आपने बुक में क्या दे रखा है कि उसमें वही एलोकेशन शो करनी है। अब मैंने जनरल एंट्री पास करी ही नहीं है, तो नंबर देंगी कहाँ से मैम? हम्म। नीचे में मैम ने लाइन डाल रखी है, पास जनरल एंट्रीज आल्सो। क्वेश्चन आधा ही पढ़ के अटेम्प्ट करा है सर, इसलिए ना नंबर आया ही नहीं है। वो नंबर देख के सर मेरा कॉन्फिडेंस ऐसा हिला है ना, कि मैं कल रात में ये सोच रही थी मैं 2 ग्रुप दूं कि एक ही ग्रुप दे दूं। ये दो तो दोनों, पर अपनी गलतियां थोड़ा अलर्ट रहो। यू शुड नो योर पता मिस्टेक्स। नहीं क्यों छोटी छोटी गलतियां ही हो जाती है कोई मेरे बात से। नहीं, पर देखना एक बार लेकर भी आना, मैं भी देखूंगा एक बार। और लिस्ट देखी थी यस तुमने? सर। 30 बच्चों में 3 बच्चों ने टेस्ट दिया था। सर वो उसका क्या करना है, मुझे मुझे तो मेरे को पास होना है ना। वो बात तो सही है, पर टीचर के बारे में सोचो, हमें बहुत बुरा लगता है ना। 30 बच्चों का बैच है, 3 बच्चों ने टेस्ट दिया सीएस का। जून में 30 स्टूडेंट्स आर अपेयरिंग, 3 हैव गिवन द टेस्ट, और हाईएस्ट मार्क्स है 46%। आउट ऑफ 60 46% मतलब लगा ले भाई, 46%। मुझे ऐसे दुख होता है भाई। मैं चेक करूँ किसी में, अगर ब्लैक पेन से अब ये कैसे डिसाइड हुई था? हाँ, दिखाना एक बार मुझे। बाकी बच्चों का भी ऐसे ही है ना? तो फिर मुझे कॉमन बता दो, मैं उसका स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। हाँ, ये बात है। आपने देखो मैं आ Yeah.
सर आज कोई सीएस का स्टूडेंट आया है? क्या बच्चे? आज कोई सीएस का स्टूडेंट आया है वहां पर? नहीं, ये वाला हो गया। और किधर था? जो भी इससे है वो वाला नहीं है ना। जो नीचे वाला है ना बच्चे, ये पुराना हो गया एग्जाम्पल, ये वाला आपको नहीं करना होगा। चलो मैं एक बार बता देता हूं। पहले ना लिमिट 7 लाख थी। ठीक है, फोटो आ गई वैसे। हम्म, वो भी ब्लर आ रहा है। ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, मतलब वो एग्जाम्पल अभी आउटडेटेड हो गया है। क्यों? क्योंकि आप समझना है कि पहले ना लिमिट 7 लाख थी, जो भी मैंने आपको 10 लाख तक करा दिया ना, पहले वो क्या लिमिट थी? 7 लाख। तो ये एग्जाम्पल क्या बना हुआ है कि एक मिस्टर ए है, और वो मनी एक्सचेंज के बारे में, व्हाट इज द पर्पस फॉर ओवरसीज इम्पैक्ट। कितने रुपए लेके गया? 10 लाख। क्योंकि कितने डॉलर चाहिए थे इसे? 20 डॉलर, ऐसे समझो ना। 20 डॉलर चाहिए, 1 और 50 का तो 10 लाख। तो क्या कुछ टीसीएस लगेगा? अगर मैं अभी रीसेंट एग्जांपल लूं, एकदम रीसेंट, ओवरसीज टूर पैकेज पे लगता है जी। हाँ, अप टू 10 लाख पे ही लगता था। कितना परसेंट? 5% था। तो आप मुझे बताइए कितने रुपए? 10 लाख का 5% कितना हो जाएगा? 50,000। लेकिन ये एग्जाम्पल थोड़ा सा पुराने टाइम का बना हुआ। पुराने टाइम पे वो लिमिट क्या थी बच्चे? 7 लाख तक 5%, उसके ऊपर 20%। तो ये कैसे बना हुआ है देखो जी, 7 लाख पे तो 5 और बाकी 3 लाख पे 20। ठीक है, लेकिन अब मैं इसको अगर अपडेट कर दूं तो क्या मैं सीधा सीधा बोल सकता हूं? ये सब हटा के क्या मैं सीधा सीधा बोल सकता हूं 10 लाख पे 5%, 50? ये सब ऑल क्लियर है। तो वैसे तो आपका टीसीएस कंप्लीट है, पर ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सा आधा पौन घंटा लूंगा मैं। क्यों लूंगा? एक वो सैलरी की बात रह गई है। ठीक है, एक वो सैलरी की बात रह गई है, और एक और सेक्शन, और कुछ ना कुछ तो निकल ही जाएगा। ठीक है, बट वैसे यस, 99% टीडीएस। टीसीएस तो पूरा कंप्लीट है आपका। नहीं, थोड़ा बहुत टीडीएस के अंदर जो 15-20 मिनट दूंगा, वो अब हम लोग लगाएंगे बच्चे। और नेक्स्ट क्लास में फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे। अब मैं फुल फ्लेश क्वेश्चन ही कराने नहीं। डीटी खत्म है। बस जब आपकी नॉलेज एट पीक होगी तो हमें बड़े क्वेश्चन करने हैं। अब वो मुझे अभी कराने चाहिए या मुझे हफ्ता रुक के करना चाहिए, एक बार उसको मैं डिस्कस। कि जैसे जब तेरे को क्योंकि मेरे को 2-2.5 घंटे लगेंगे, जिसमें मैं बड़े क्वेश्चन और 115 बीएससी की लिस्ट दे। तो जब पूरा डेटा होगा ऐसे, तब सही रहता है। सर एक हफ्ता होता तो हम रिवाइज कर लेते ना। उसी दिन हो जाए बस। अब बच्चों, हाँ जी, क्या कह रहे हो बच्चे? सर एक हफ्ता अगर रुक के करते तो एक हफ्ते में हम सारा का सारा रिवाइज करते, तो आप क्वेश्चन कराते तो हमें क्लिक करते ना फिर प्रोविजंस। आवाज नहीं एक आ बार रही। हम क्या कह रहे हो बच्चे? सर मैं कह रही हूँ कि एक बार हम खुद से सम अप करते हैं ना सारी चीजें, हमें भी तो प्रोविजन याद रहेंगे, तभी तो वो पूरे हाँ, वाले फिर क्वेश्चन। एग्जैक्टली उसका पॉइंट ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बोल रहा हूँ याद है वो सेक्शन। तुम्हारे को जब कनेक्ट होगा तो ही तुम्हें समझ आएगा वो सही से। वही। ठीक है ना, वो तो वो वैसे एक कर लेंगे। तो अब फिर आगे का एक बार बताता हूँ, और मुझे रिवीजन भी स्टार्ट करनी है।
जीएसटी का कैसे करेंगे एक बार बात करते हैं, एक बार बुलाऊंगा मैं और जिन्नाटम वाले बच्चों को ऑनलाइन, एक बार प्लान करते हैं, ठीक है बच्चों? ठीक है सर। चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय बाय।